हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी। आई होप आप सब ठीक से होंगे। आज हम नेक्स्ट यूनिट के कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की मैराथन क्लास लेने जा रहे हैं। इसमें हम PYQ क्वेश्चन यूजीसी नेट के प्लस हम JK PSC 10+2 के सिलेबस वाइज क्या करेंगे कि यूनिट वाइज जो होंगे उसको हम MCQ सॉल्व करेंगे। 20 to 30 क्वेश्चन होंगे किसके JK PSC 10+2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग। अगर हम फर्स्ट क्वेश्चन की बात करें, फर्स्ट क्वेश्चन में कहा गया है कि अरेंज द फॉलोइंग पॉलिटिकल पार्टीज इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अकॉर्डिंग टू देयर ईयर ऑफ फॉर्मेशन। तो इसमें ये कह सकते हैं कि कुछ नीचे एक पॉलिटिकल पार्टीज दी हैं, हमने उसको क्या करना है, सही ऑप्शन के साथ क्या करना है, लगाने से। अगर फर्स्ट पार्टीज की बात करें तो उसमें फर्स्ट पार्टीज की कौन सी है, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स यूक्रेन के, लिबरल पार्टी ऑफ कनाडा, अवामी लीग बांग्लादेश और डेमोक्रेटिक पार्टी USA, और उसके बाद कह सकते हैं बिजू जनता दल इंडिया। तो इसको आप ईयर वाइज लगा सकते हैं। अगर इसके हम ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सी पार्टी कब आई थी। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर 4 जो है DBCE। तो हम ईयर की इनकी फॉर्मेशन की बात करें तो सबसे पहले जो है किसकी हम बात करें, डेमोक्रेटिक पार्टी जो USA की थी, 1828 में आई थी। ये ओल्डेस्ट जो पार्टी थी किसकी थी, ओल्डेस्ट एक्टिव पॉलिटिकल पार्टीज इन्वॉल्व थी, दुनिया की सबसे पुरानी और अभी भी काम कर रही है पॉलिटिकल पार्टी। ठीक, तो फर्स्ट पार्टी कौन थी डेमोक्रेटिक पार्टी USA की 1828। उसके बाद सेकंड की बात करें, लिबरल पार्टी थी कनाडा की, कब हुई थी 1867। तो इसमें ये कह सकते हैं फार्मर्स होन आफ्टर कनाडा कॉन्फेडरेशन, इसमें कैसे हैं कनाडा को फेडरेशन बनने के बाद जल्दी ही एस्टेब्लिश हुआ था। तो पहली कब बनी थी 1828, दूसरी 1867। अगर हम थर्ड की बात करें, अवामी लीग बांग्लादेश 1949, तो इसमें ही कह सकते हैं स्टार्ट कब हुई थी, ईस्ट पाकिस्तान में हुई थी। कब, अवामी मुस्लिम लीग रीनेम हुआ था कब, इन 1955। तो पहले हम ये कह सकते हैं पहले ईस्ट पाकिस्तान अवामी मुस्लिम लीग थी, बाद में इसका नाम क्या करते अवामी लीग रख दिया गया था। अगर हम फोर्थ की बात करें, फोर्थ पॉइंट की बात करें, बिजू जनता दल जो थी वो कब बनी थी 1997। तो इसमें कह सकते हैं किसने फाउंड की थी, नवीन पटनायक ने। इसका नाम क्या रखा गया था, बिजू पटनायक। तो उसमें कह सकते हैं ये ओडिशा की रीजनल पार्टी थी जिसे नवीन ने अपने पिता बिजू पटनायक के नाम पर बनाई थी। तो अगर हम फिफ्थ की बात करें, फिफ्थ पार्टी जो यूक्रेन की थी वो कब बनी थी 2018। इसमें ये कह सकते हैं लिंक्ड जो थी वो पॉपुलर टीवी शो से थी, जिसको कह सकते हैं कि जेंस्की के नाम से। तो इसमें कह सकते हैं एक टीवी शो पे बेस्ड पे पार्टी बनी थी जिसे जेंस्की लीड करते थे। तो इसमें कह सकते हैं क्या नाम था उस पार्टी का, सर्वेंट्स ऑफ पीपल्स यूक्रेन। कब बनी थी 2018। तो आप इसको ऐसे याद कर सकते हैं, पहली कब बनी थी 1828, दूसरी 1867, थर्ड जो बनी थी 1949, फोर्थ 1997 और जो लास्ट की थी 2018। तो इसका ऑप्शन नंबर 4 जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट की क्वेश्चन की बात करें तो ये कैसे कहते हैं मेलोनी किसकी प्राइम मिनिस्टर है, तो इसका आंसर जो है वो इटली है। ठीक, तो ये यूजीसी नेट के जो लास्ट ईयर के 2 एग्जाम है उसमें ये मतलब इटली के बारे में ज़्यादा पूछते हैं। तो अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो इसमें ये कह सकते हैं मेलोनी जो थी वो प्राइम मिनिस्टर थी, इटली थी, और उसके बाद इनका ऑफिस कब शुरू हुआ था, तो उसमें कह सकते हैं 22 अक्टूबर 2022। और ये फर्स्ट वुमेन थी जो इटली हिस्ट्री को इसने होल्ड पोजीशन की थी। मेलोनी इज द लीडर्स ऑफ राइट विंग्स ब्रदर ऑफ इटली। उसके बाद हम एक हेड कोalition गवर्नमेंट्स फॉर्म्ड कब हुई थी 2022 जनरल इलेक्शन में। तो उसके बाद ये कह सकते हैं इनकी पॉलिटिकल अप्रोच नेशनलिस्ट और कंजर्वेटिज्म की बात करते थे, इमिग्रेशन कंट्रोल्स और प्रो फैमिली ट्रेडिशनल वैल्यूज, इटली सॉवरेनिटी विद यूरोप्स एंड ग्लोबल अफेयर्स। ठीक, तो इसमें ये चीज़ें 2 चीज़ याद करने वाली हैं कि ये जो बनी थी ये फर्स्ट वुमेन बनी थी जिसने पोजीशन होल्ड की थी प्राइम मिनिस्टर की। ये कब बनी थी 22 अक्टूबर 2022। तो इनकी पार्टीज का नाम क्या था, ये कह सकते हैं ब्रदर ऑफ इटली। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें कह सकते हैं हु हैज़ गिवन द कंसेप्ट ऑफ आयरन लॉ ऑफ होलोगेसी। तो इसमें फर्स्ट ऑप्शन की बात करें जेम्स है, सेकंड की राइमोंड्स, थर्ड की बात कर्ल्स और उसके बाद रॉबर्ट माइकल। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कि इसका आंसर क्या हो सकता है।
तो अगर हम इसके आंसर की बात करें तो इसका आंसर ऑप्शन नंबर डी है, रॉबर्ट माइकल। तो अगर हम इसके बात करें तो इसमें ये कहा गया था कि रॉबर्ट माइकल एक जर्मन सोशियोलॉजिस्ट थे जिसने डेवलप किया था कंसेप्ट आयरन लॉ ऑफ ओलिगेंसी। कब की इनकी बुक्स कौन सी थी? 1911 में बुक्स पॉलिटिकल पार्टीज। इसके अकॉर्डिंग हर ऑर्गेनाइजेशन चाहे किसी डेमोक्रेटिक शुरू हो टाइम के साथ पावर एक छोटे ग्रुप्स के साथ हाथ में जाना हो जाती है। माइकल ने बोला था जैसे जैसे ऑर्गेनाइजेशन बड़ी होती हैं लीडरशिप ग्रुप पावरफुल हो जाते हैं और मेंबर्स की पार्टिसिपेशन लिमिटेड हो जाती है। ये कंसेप्ट जो था कह सकते हैं शो करता था सेंट्रलाइजेशन ऑफ पावर, पॉलिटिकल सिस्टम्स और ऑर्गेनाइजेशन की नेचुरल टेंडेंसी होती है। इसके आप शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे याद कर सकते हैं। माइकल जो थे इसमें कह सकते हैं मेंबर्स इग्नोर्स चीफ होल्ड इंटायर लीडरशिप एंड सिस्टम, यानी माइकल ने बोला था ओलिगेंसी याद करो। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है पॉलिटिकल अलायंस के ऊपर है, तो उसमें कह सकते हैं कि पॉलिटिकल अलायंस किसका कंसेप्ट था। उसमें जेम्स की बात हो रही है, सिगराइट्स मिल्स की होती है, राइमंड्स की होती है, कार्ल्स की हो रही है। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं। पहले हमने किसकी बात की थी? आयरन लॉ ऑफ ओलिगेंसी किसने लिखा था, किसका कंसेप्ट था? सेकंड पॉलिटिकल अलायंस की बात हो रही है, किसका कंसेप्ट है? अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें, इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर ऑप्शन नंबर बी सी राइट्स मिल है। अगर इसके हम बात करें, ये अमेरिकन सोशियोलॉजिस्ट थे जिसका कंसेप्ट ये था कि पॉलिटिकल अलायंस, और उनकी जो फेमस बुक्स थी जिसका नाम था द पावर अलायंस, कब लिखी गई थी? 1956। इसमें ये कह सकते हैं मिल के अकॉर्डिंग सोसाइटी की रियल पावर एक छोटे अलायंस ग्रुप्स के पास होती थी। ये अलायंस लोग गवर्नमेंट्स, मिलिट्री और बिजनेस के टॉप लीडर्स होते थे। ये लोग पीछे से मेजर्स डिसीजन कंट्रोल करते हैं ताकि उनकी पावर्स और डोमिनेशन बने रहे। तो इसमें ये कह सकते हैं मिल्स ने डेमोक्रेसी को क्रिटिसाइज किया था। उस ये सिर्फ दिखावा कि बोल होता था क्योंकि असली पावर जो पब्लिक नहीं बल्कि कुछ सिलेक्टेड लोग चला रहे होते थे। ठीक, अगर हम फिफ्थ क्वेश्चन की बात करें, फिफ्थ क्वेश्चन था वो सिस्टम थ्योरी की बुक था। इसमें सिस्टम थ्योरी जो कहती थी कि फोकस ऑन स्टडीज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज अ, तो इसमें ऑप्शन ए जो है कंटिन्यूसली सिस्टम, बी की बात करें कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव सिस्टम, सी की बात करें डिसऑर्गेनाइज सिस्टम, सभी डी की बात करें कॉन्स्टेंट मैकेनिज्म। तो इसका आप ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही हो सकता है। सिस्टम थ्योरी के किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है? स्टडी ऑर्गेनाइजेशन के बेस पे। तो आप इसका आंसर बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर बी जो था वो कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव सिस्टम था। तो इसमें ये कह सकते हैं सिस्टम थ्योरी कहती है कि ऑर्गेनाइजेशन कोऑपरेटिव और कोलैबोरेटिव सिस्टम होते हैं जहां लोग मिलकर कॉमन गोल अचीव करते हैं। ठीक, इसमें ऑर्गेनाइजेशन को डिफरेंट पार्ट्स इंटरकनेक्टेड और इंटरडिपेंड्स होते हैं और उनके बीच प्रॉपर कोऑर्डिनेशन ज़रूरी होता है। ऑर्गेनाइजेशन को डायनेमिक इंट्री मानी जाती है जो कंटिन्यूसली इंटरेक्शन करती रहती है अपने इंटरनल पार्ट को एक्सटर्नल इन्वायरमेंट के साथ। इफेक्टिव फंक्शन में टीम वर्क, इंटीग्रेशन और कोलैबोरेशन बहुत इंपॉर्टेंट ज़रूरी होती है। ठीक, तो अगर हम शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सिस्टम का मतलब ये होता है कि सब मिलके काम करें और टीम वर्क के साथ काम करें। तो इसमें ये कह सकते हैं सिस्टम थ्योरी दिखाते हैं कि कैसे हम कोलैबोरेशन को याद करते हैं, कैसे हम कोऑपरेटिव काम करते हैं। तो इसमें वो आ गया इनपुट आउटपुट्स वगैरह, इनपुट आउटपुट्स फीडबैक्स इन्वायरमेंट्स। ठीक, अगर हम बात करें इसमें ये बताना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट अबाउट कॉन्स्टिट्यूशंस। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशंस की बात करें, सबसे पहले टोटलिज्म जो था उसमें कैसे गवर्नमेंट्स, रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट्स और कॉन्स्टिट्यूशनल मोनार्की। तो इसमें बता सकते हैं कौन सा नहीं है। तो अगर हम बात करें इसका राइट ऑप्शन की बात करें टोटेरियन गवर्नमेंट, तो इसमें कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशंस में प्रमोट किया था लिमिटेड गवर्नमेंट्स जिसमें जहां पावर कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से रिस्ट्रिक्टेड होती थी। इसका सपोर्ट ये था कि रिस्पॉन्सिबल गवर्नमेंट्स जो पब्लिक के प्रीत और काउंटिव होता था। इसमें कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की का मतलब ये था कि कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के हिस्से हो सकता है बिकॉज मोनार्की की पावर कॉन्स्टिट्यूशन से रेगुलेटेड होती है। इसमें ये कह सकते हैं टोटेलियन गवर्नमेंट्स ये होती थी कि पूर्ण पावर जो थी वो पूर्ण पावर एक लीडर्स या रूलिंग पार्टीज के हाथ में देते थे बिना किसी लीगल लिमिट्स के या कॉन्स्टिट्यूशनिज्म के अपोजिशन होती थी।
तो इसमें एक ऐसे शॉर्ट ट्रिक्स में आप ये कह सकते हैं कॉन्स्टिट्यूशन हो गया कि कंट्रोल ऑफ पावर, जहाँ पावर अनलिमिटेड मिले उसको कॉन्स्टिट्यूशन नहीं। अगर इंडिपेंडेंस पावर दिखे तो समझ जाओ कि टोटलिटियन नॉट कॉन्स्टिट्यूशन। अगर हम सेवंथ क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये किसकी हो रही है, कंसेप्ट बताना है पॉलिटिकल डिके किसका है। तो उसमें कह सकते हैं ल्यूसन डब्ल्यू पाई, सैम्यूल पी हंटिंग, सिडनी वर्बा, अल्मोंड एंड पॉवल। अगर हम इसका ऑप्शन की बात करें, सैम्यूल पी हंटिंग जो है इनके करेक्ट आंसर है, ठीक है। अगर हम इनकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सैम्यूल पी हंटिंग जो थे पॉलिटिकल डिके का कंसेप्ट इंट्रोड्यूस करते थे। इसमें स्पेशली अपने फेमस बुक पॉलिटिकल आर्डर्स इन चेंजिंग सोसाइटी की बात करते थे। कब लिखी गई थी, 1968 में। उनके अकॉर्डिंग की बात करें तो उसमें ये कहा गया था कि जब पॉलिटिकल सिस्टम सोशल चेंज के साथ अडॉप्ट नहीं कर पाता तब लिगिटिमेसी, स्टेबिलिटी और गवर्नेंस के इफेक्टिवनेस गिरने लगते हैं। यही प्रोसेस जो है पॉलिटिकल डिके होता है। हंटिंग ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट और डिके दोनों को एनालिसिस किया और बोला कि स्ट्रॉन्ग के इंस्टीट्यूशंस और पॉलिटिकल ऑर्डर स्टेबल सोसाइटी के लिए ज़रूरी होते हैं। इसी वजह से हंटिंग को पॉलिटिकल डिके कंसेप्ट का मेजर कंट्रीब्यूशन माना जाता है। अगर क्विक रीजन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, ट्रिक्स की बात करें, हंटिंग का हंट का डिके क्या था, नाम देखो और कंसेप्ट याद रखो, ठीक। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, ये क्रोनोलॉजी ऑर्डर है, इसमें ये कह सकते हैं, इसमें क्वेश्चन की बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग रेफर टू अ ग्रुप्स ऑफ पीपल्स हु कम टूगेदर टू कॉन्टेस्ट इलेक्शंस एंड होल्ड पावर इन द गवर्नमेंट। तो इसमें कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स, पॉलिटिकल पार्टीज, इंटरेस्ट ग्रुप्स, बिजनेस लॉबी, रिलीजन ग्रुप। तो इसमें बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर, इसमें सिर्फ बी ऑप्शन जो है वो ठीक है, बाकी ऑप्शन जो गलत है। अगर हम बात करें करेक्ट ऑप्शन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो है ओनली ग्रुप है जो कॉन्टेस्ट इलेक्शन लड़ता है और फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बनाता है। पॉलिटिकल पार्टी जो है गेन पब्लिक सपोर्ट्स और उसके बाद वो सीट जीतता है और उसके बाद पावर्स बनती है। तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम। तो पॉलिटिकल पार्टी जो थी पब्लिक पॉलिसी बनाती है, गवर्नमेंट चलाती है और फिर उसके बाद इलेक्टेड करती है फॉर पीपल्स। तो अगर उसके बाद हम बात करें बाकी क्यों नहीं है, तो इसमें कह सकते हैं प्रेशर ग्रुप्स, इंटरेस्ट ग्रुप्स, बिजनेस लॉबीज और रिलीजन ग्रुप जो हैं ये गवर्नमेंट्स पर प्रेशर डालते हैं बट इलेक्शन नहीं लड़ते, पावर कैप्चर नहीं करते। तो इसमें क्विक मेमोरी ट्रिक्स की बात करें, पार्टीज, पावर्स प्लस पॉलिटिक्स, इसमें कह सकते हैं जहां इलेक्शन और सट्टा वहीं पॉलिटिकल पार्टीज। अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन नंबर 9, इसमें मैच द फॉलोइंग की बात है। तो इसमें ये भी पार्टीज़ के रिलेटेड है, तो उसमें ये बता सकते हैं लेबर पार्टीज़ किसके, लेबर पार्टीज़ ब्रिटेन, रिपब्लिक पार्टी अमेरिका, द इस्लामिक फ्रंट की बात करें अल्जीरिया और अवामी लीग की बात करें बांग्लादेश। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ, तो इसमें आप इसको बता सकते हैं कौन सी पार्टी किस कंट्रीज़ के साथ है। अगर हम इसके ऑप्शन आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर ए जो था वो करेक्ट था, ठीक। तो इसमें ये कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लेबर पार्टी जो थी वो ब्रिटेन की थी, ये कह सकते हैं यूके की पॉलिटिक्स के ओल्डेस्ट और मेजर पार्टी थी। इसमें कह सकते हैं रिपब्लिक पार्टी की बात करें, ये यूएसए की थी, जिसमें कह सकते हैं डोनाल्ड ट्रम्प्स और उसके बाद अब्राहम लिंकन्स और यूएसए वाइब्स थी। अगर इस्लामिक्स की बात करें तो कैसे इस्लामिक सल्वेशन फ्रंट की बात करें, ये अल्जीरिया की थी, इसमें कह सकते हैं मुस्लिम पार्टीज प्लस अफ्रीका की कंट्रीज के प्लस इज इक्वल टू अल्जीरिया, ठीक। तो अवामी लीग की बात करें, ये बांग्लादेश की है, तो इसमें कह सकते हैं शेख मुजीबुर रहमान बांग्लादेश की शान। तो उसमें कह सकते हैं लेबर पार्टी जो थी यूके की स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल आइडेंटिफाई की बात करता है, रिपब्लिक पार्टीज़ की बात करें यूएसए की राइट्स और विंग की पार्टी की बात करता था। अगर इस्लामिक्स की बात करें, सल्वेशन फ्रंट की बात करें, अल्जीरिया में इस्लामिक्स मूवमेंट्स की बात करता है। और अगर इवामी लीग की बात करें तो उसमें कह सकते हैं बांग्लादेश की रूलिंग्स पॉलिटिकल हिस्ट्री की बात करता है। अगर उसके बाद हम शार्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लेबर का काम क्या है,
लेबर का काम ब्रिटेन में, रिपब्लिक का काम यूएसए में, अगर इस्लामी का बात करें अल्जीरिया में, और अवामी की बात करें बांग्लादेश में चैन। तो ये इसकी आप शार्ट ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। तो उसमें ये कह सकते हैं LBRIAF अल्जीरिया, AL बांग्लादेश। तो इसमें कह सकते हैं जस्ट मैं फर्स्ट लेटर सब फर्स्ट लेटर से भी आप इसको याद कर सकते हैं, ठीक है। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा 10th क्वेश्चन है। तो इसमें ये कह सकते हैं कि इस 10th क्वेश्चन में ये कहा गया था डिफरेंट कंट्रीज फॉलो डिफरेंट टाइप्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स इन देयर पॉलिटिकल स्ट्रक्चर्स। इसमें एग्जामाइन करना है स्टेटमेंट बिलो एंड आइडेंटिफाई विच आर करेक्ट। तो अगर हम फर्स्ट की बात करें, उसमें कहा गया था कि चाइना फ्लो अ सिंगल पार्टी सिस्टम ड्यू टू कम्युनिस्ट गवर्नेंस। अगर बी पॉइंट की बात करें, इंडिया हैज़ मल्टी पार्टी सिस्टम्स। सी पॉइंट की बात करें तो यूनाइटेड किंगडम्स हैज़ टू पार्टी एंड डोमिनेट सिस्टम। अगर डी की बात करें, जापान फॉलो टू पार्टी सिस्टम। अगर ई की बात करें, साउथ अफ्रीका ऑपरेट अंडर अ सिंगल पार्टी सिस्टम। तो हम इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में A B C D E। अगर बी सेकंड ऑप्शन की बात करें A B C ओनली। अगर सी ऑप्शन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं B C D E, और उसके बाद फोर्थ की बात करें CDE ओनली। तो इसका आप आंसर बता सकते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा। अगर हम इसके आंसर की बात करें, आंसर ऑप्शन नंबर 2 जो है ABC सही है। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। तो इसमें ये कह सकते हैं जो चाइना की सिंगल पार्टी सिस्टम है, चाइना कम्युनिस्ट पार्टी जो थी वो कब थी, CCP ओनली। तो इंडिया मल्टी पार्टी सिस्टम है, इसमें कह सकते हैं इंडिया की जो है बहुत सारी पार्टी जो थी वो क्या करती कम्पेट करती थी। अगर ब्रिटेन की बात करें, टू पार्टी सिस्टम है, तो इसमें कह सकते हैं कंजर्वेटिव वर्सेस लिबरल्स दोनों की राइवली। अगर जापान की बात करें, यहाँ पे दो पार्टी सिस्टम है, तो इसमें कह सकते हैं लिबरल डेमोक्रेटिक पार्टीज डोमिनेट है, लेकिन ऑफिशियली जो है मल्टी पार्टी सिस्टम है। अगर साउथ अफ्रीका की बात करें, वो सिंगल पार्टी सिस्टम है, इसमें कह सकते हैं टेक्निकल मल्टी पार्टी, बस ANC जो है बहुत टाइम से डोमिनेट करती है, ठीक। तो जो करेक्ट आंसर है वो A B+C ही होते हैं। तो क्विक रिवीजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं CIB जो करेक्ट इन्फो बुक्स, C फॉर चाइना, चाइना सिंगल, इंडिया मल्टीपल, और ब्रिटेन जो है डुअल। तो जापान और साउथ अफ्रीका डोमिनेट पार्टी है, लेकिन सिंगल पीआर दो पार्टी नहीं। तो अगर 11th क्वेश्चन की हम बात करें, 11th क्वेश्चन में ये कहा गया था कि आइडेंटिफाई करना है करेक्ट स्कॉलर डेफिनेशन रिगार्डिंग पॉलिटिकल पार्टी सिस्टम फॉर फ्रॉम स्टेटमेंट गिवन बिलो। सो फर्स्ट स्टेटमेंट किसने कहा कि ही थी, उसमें कह सकते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी इज अ पार्ट ऑफ डेमोक्रेसी कट्स डेमोक्रेसी जो है अनथिंकेबल सेव्स इन टर्म ऑफ पार्टी सिस्टम्स। इसमें कह सकते हैं सब पीटर्स। उसके बाद कह सकते हैं पार्टीज आर कोर इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी लिप्सिट। तो उसमें कह सकते हैं दी एक्सटेंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इज ऑफ्टन सी आर नेसेसरी कंडीशन फॉर एग्जिस्टेंस ऑफ मॉडर्न डेमोक्रेसी, रॉबर्ट डॉल। तो इसका करेक्ट ऑप्शन की बात करें, कह सकते हैं सिलेक्ट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर फर्स्ट में ABCD बोला गया है, सी की सेकंड ऑप्शन की बात करें B, अगर थर्ड की बात करें D, और उसके फोर्थ की बात करें A एंड C। तो इसमें बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर 4 A एंड C जो है करेक्ट था। अगर हम बात करें एक्सप्लेनेशन की बात करें, ऑप्शन A की बात करें, मॉडर्न डेमोक्रेसी जो था वो पार्टी सिस्टम था। इसमें रिचर्ड और कर्ट्स की बात हो रही है। इसमें कह सकते हैं कर्ट्स स्ट्रांगली एम्फसाइज करते थे पॉलिटिकल पार्टी जो है फंडामेंटल्स, और मॉडर्न डेमोक्रेटिक फंक्शनल की बात करते थे। अगर बी की बात करें, डेमोक्रेसी जो है अनथिंकेबल सेव इन टर्म्स ऑफ पार्टी, तो इसमें कह सकते हैं जोसेफ ने कहा था, ये इनकरेक्ट था। इसमें ये कह सकते हैं फेमस लाइन जो एक्चुअली बिलोंग थी वो किसके कह सकते हैं ई सच
सीडार। तो इसमें आप अपनी प्रोनाउंसिएशन के हिसाब से भी देख सकते हैं, ना कि जोसेफ ने लिखा था। तो इनके क्लासिकल वर्क्स जो पार्टी गवर्नमेंट्स 1942। अगर हम सी पॉइंट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पार्टी जो थी वो इंस्टीट्यूशन ऑफ डेमोक्रेटिक पार्टी, जो बिल्कुल सही थे। ये कह सकते हैं मार्टिन लिपसेट ने कहा गया था। इसमें कह सकते हैं उनका आर्ग्यू ये थे कि पॉलिटिकल पार्टी जो है वो बैकबोन है डेमोक्रेसी की, डेमोक्रेटिक सिस्टम्स की, और में रिप्रेजेंट करते थे सोसाइटिकल इंटरेस्ट। तो उसमें ये कह सकते हैं डी की बात करें जो गलत स्टेटमेंट थी, उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो थी नेसेसरी कंडीशन फॉर डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी की बात करते थे। ये रॉबर्ट डॉल ने इसका ऑप्शन था, लेकिन ये नॉट करेक्ट स्टेटमेंट थी। डॉल ने डिस्कस किया था प्लूरलिज्म और पोलरार्ची, तो उसमें ये कह सकते हैं बट ये डिड नॉट फ्रेम्स, उसने ये नहीं कहा था कि एक्सटेंट स्टेटमेंट्स एज रिक्वायर्ड कंडीशन एज सेम डेफिनेटिक मैनर। तो कंक्लूजन की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ए और सी जो थे वो सही स्टेटमेंट है स्कॉलर्स की, और बी और डी जो थी वो इनकरेक्ट थी। तो उसमें ये कह सकते हैं ए और सी जो थी ऑप्शन इसका जो फोर्थ ऑप्शन है वो करेक्ट है। अगर नेक्स्ट की हम बात करें, ये वेव्स के ऊपर है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो उसमें बता सकते हैं कि डेमोक्रेटिक जो ट्रांजेक्शन वेव्स है उसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में असेंडिंग ऑर्डर में कर सकते हैं। अगर फर्स्ट रिवर्स वेव्स, फर्स्ट वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सेकंड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन, सेकंड रिवर्स, थर्ड वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन। तो इसका ऑप्शन क्या आप बता सकते हैं? ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में आप बताएंगे असेंडिंग ऑर्डर में से। अगर हम इसके आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर बी जो था उसमें के 2 जो ऑप्शन था उसमें करेक्ट था। इसमें बी ए सी डी ई ऑप्शन जो था वो करेक्ट था। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे कैसे इसका ऑप्शन नंबर 2 सही है। ठीक है, तो इसमें हम ये कह सकते हैं, पहले हम बैकग्राउंड करते हैं। बी जो थी वो कह सकते हैं फर्स्ट बिगिनिंग वेव थी जिसको फर्स्ट वेव कहते थे। अगर ए की बात करें ऑथोरिटेरियन अटैक फर्स्ट रिवर्स वेव्स। अगर सी की बात करें कम बैक डेमोक्रेसी सेकंड वेव। अगर डी की बात करें डाउनफॉल अगेन सेकंड रिवर्स वेव। अगर एक्सप्लोरेशन ऑफ डेमोक्रेसी थर्ड वेव। तो इसकी आप शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे याद कर सकते हैं। तो इसके बी ए सी डी ई, ठीक है। तो इसमें कह सकते हैं बी ए सी डी ई। तो इसको आप अपने हिसाब से भी इसको याद कर सकते हैं। जैसे भैया आज चाहिए 2 एक वेव, तो आप इसको भी आसान लफ्ज़ों में भी याद कर सकते हैं। तो अगर हम बात करें मेमोरीज की बात करें कैसे करते हैं, पहले डेमोक्रेसी बिगिन हुई, फिर ऑथर ने पंगा ले लिया, फिर कम बैक हुआ, फिर अगेन डाउन हो गई, फिर उसके बाद लास्ट की बात करें डेमोक्रेसी एक्सप्लोर कर गई दुनिया में। तो ऑर्डर इसके बाद आप कह सकते हैं बी ए सी डी ई। तो ऑप्शन नंबर 2 जो था वो करेक्ट था। तो अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 13 की बात करें उसमें कह सकते हैं कि व्हेन रूलिंग्स अलाइट्स बिगन इंट्रोड्यूस करते हैं लिबरल रिफॉर्म्स दैट इवेंचुअली रिजल्ट होता था। इसमें कह सकते हैं शिफ्ट टू वर्ड डेमोक्रेसी, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? तो ऑप्शन फर्स्ट की बात करें बॉटम्स अप डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन, टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन। थर्ड की बात करें फर्स्ट रिवर्स वेव, और सेकंड फोर्थ ऑप्शन की बात करें सेकंड रिवर्स वेव। तो इसका आंसर जो था ऑप्शन नंबर 2 टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन। तो इसमें एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि व्हेन ऑथोरिटेरियन या डिक्टेटरशिप लीडर्स खुद ही रिफॉर्म शुरू कर देते हैं, जैसे पॉलिटिकल फ्रीडम्स, इलेक्शन, अपोजिशन को अलाउ करना एक्स्ट्रा, और धीरे धीरे डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश हो जाती थी। इस प्रोसेस को टॉप डाउन डेमोक्रेटिक ट्रांजेक्शन बोलते थे। ये चेंज ऊपर वाले लीडर से नीचे पब्लिक तक आता था। पावर्स वो लोग रिफॉर्म का इंजन बन जाते हैं। मोस्टली कब होता था? इसमें कैसे कि मोस्टली होता कब है? ये जब रूल फील हो। यादें रखें डेमोक्रेसी रिफॉर्म ने लाई थी और रिजीम टूट गया, तो इसलिए वो सर्वाइवल स्ट्रेटेजी पर तौर पर रिफॉर्म इंट्रोड्यूस कर देते थे। तो शॉर्ट ट्रिक्स आप ऐसे याद कर सकते हैं कि टॉप डाउन जो थे, टॉप डाउन हो गया, टॉप लीडर्स डिसाइड थे चेंज। बॉटम डाउन की बात करें पब्लिक फोर्स द चेंज, बस कन्फ्यूजन जीरो। तो उसके बाद हम 14 क्वेश्चन की बात करें, ये भी मैच दी फॉलोइंग है। तो उसमें ये कह सकते हैं कि सोशल स्ट्रक्चर एट रूलिंग क्लास, इसके साथ सी राइट्स मिल। पॉलिटिकल अलाइड्स की बात करें तो अराउंड अराउंड। उसके बाद मैनेजर रेवोल्यूशन की बात करें मॉस्को, और अगर रूलिंग क्लास की बात करें जेम्स बर्नम। फर्स्ट ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन, और थर्ड ऑप्शन, और फोर्थ ऑप्शन।
तो इसका हम राइट ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 3 जो था वो करेक्ट था। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल अलाइड्स किसने लिखी थी, सी राइट्स मिल्स। उसके बाद हम बात करें सोशल स्ट्रक्चर्स एंड रूलिंग क्लास किसने लिखी थी, राइमंड आरन्स। उसके बाद रेवोल्यूशन की हम बात करें जेम्स ने लिखी थी। अगर रूलिंग क्लास की बात करें मास्को ने। तो ये स्कॉलर जो थे वो कंट्रीब्यूट करते थे मेजरली अलाइड थ्योरीज और पॉलिटिकल सोशियोलॉजी, जिसमें उनका फोकस ये था कि पावर को ऑर्गेनाइज करना और कंट्रोल करना स्मॉल अलाइड्स इन सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स। तो आप इसकी ये शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, ए फॉर अरुण, बी फॉर मिल, सी फॉर जेम्स और डी फॉर मास्को। तो इसको आप आसान लफ्ज़ों में याद कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा 15 क्वेश्चन है, तो उसमें कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स आर द की क्राइसिस इन पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स एज डिस्क्राइब बाय ल्यूसी पाई। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ए की बात करें आइडेंटिफाई क्राइसिस, लेजिटिमेसी क्राइसिस, उसके बाद पेनिट्रेशन क्राइसिस, वेलफेयर क्राइसिस। इसमें ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट में था बी सी डी, सेकंड की बात करें ए सी डी, थर्ड की बात करें ए बी सी और फोर्थ की बात करें ए बी डी। तो इसका करेक्ट आंसर आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। इसमें ऑप्शन नंबर जो था 3 जो था ए बी सी करेक्ट था। इसमें जो था वेलफेयर जो था क्राइसिस वो गलत था। तो इसमें हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। सबसे पहले कह सकते हैं ल्यूसी पाई ने पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के अंदर 6 मेजर क्राइसिस बताए थे जिनको हर डेवलपिंग पॉलिटिकल सिस्टम्स को फेस कर सकती है। ये क्राइसिस बेसिकल बताते थे कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के रास्ते में कौन से हर्डल्स आते हैं, कौन से मतलब प्रॉब्लम आती है। तो सबसे पहले जो थी कि 6 क्राइसिस की हम बात करें, सबसे पहले था आइडेंटिफाई क्राइसिस। इसमें कह सकते हैं पहचानने की शक्ति। तो इसमें ये कह सकते हैं नेशनल को यूनाइटेड आइडेंटिटी बनाना मुश्किल होता था, स्पेशली जब पावर ज़्यादा डाइवर्स हो या एथनिक कन्फ्लिक्ट हो। हम क्या कह सकते हैं हम कौन हैं एज अ नेशन वाला सवाल। ठीक, लेजिटिमेसी क्राइसिस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लोगों का ट्रस्ट गवर्नमेंट पे नहीं होता। अगर रूल्स को लोगों को सपोर्ट नहीं मिले तो गवर्नमेंट क्या होगी, लेजिटिमेसी नहीं लगती। अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें उसमें पार्टिसिपेशन क्राइसिस की बात करें, उसमें कह सकते हैं जब लोग पॉलिटिकल सिस्टम में एक्टिवली पार्टिसिपेट नहीं कर पाते, लो लिटरेसी होता है जिसमें फियर अथॉरिटेरियंस की हिस्ट्री की वजह से होता है। अगर हम बात करें फोर्थ पॉइंट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पेनिट्रेशन क्राइसिस की बात है। उसमें कह सकते हैं गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ के हर कोने में इफेक्टिवली कंट्रोल या सर्विस नहीं पहुंच पाती, तो स्पेशली रूरल रिमोट एरिया में। तो इंटीग्रेशन क्राइसिस की बात करें तो उसमें ये कैसे एकता का संकेत। तो इसमें कह सकते हैं डिफरेंट कम्युनिटीज़ और इंटरेस्ट को पॉलिटिकल सिस्टम में स्मूथली इंक्लूड करना टफ होता है। अगर 6 की बात करें डिस्ट्रीब्यूशन क्राइसिस की बात करें तो इसमें कह सकते हैं रिसोर्स फेयर तरीके से डिस्ट्रीब्यूट नहीं होते, इनइक्वलिटी कोऑपरेशन करप्शन ये से क्राइसिस वर्स्ट हो जाते हैं। तो उसके बाद हम बात करें शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं IPL ऐसे आप इसकी शॉर्ट ट्रिक्स याद कर सकेंगे, IPL PID। IPL की बात करें आइडेंटिटी पार्टिसिपेशन और लेजिटिमेसी। अगर PID की पेनिट्रेशन इंटीग्रेशन और डिस्ट्रीब्यूशन। बस याद रखो पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में IPL PID क्राइसिस होते हैं। तो एग्जाम में जब ऑप्शन आए तो उसमें आइडेंटिफाई लेजिटिमेसी पेनिट्रेशन करना वेलफेयर क्राइसिस नहीं होते, पायल ने नहीं दिया था। सो ऑप्शन नंबर 3 जो था वो करेक्ट था। अगर हम बात करें हु अमोंग द फॉलोइंग डिस्क्राइब किया था, किस बंदे ने डिस्क्राइब किया था 12th टाइप ऑफ कॉलोनिज्म। तो इसमें कह सकते हैं नेसी की बात हो रही थी, उसके बाद लिंडा स्मिथ की बात हो रही है, चार्लिस वेर की बात की और माइकल डोयल की। तो इसका आंसर जो था वो कौन सा नेसी था। उसमें कह सकते हैं एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं नेसी ने परमानेंट हिस्टोरिकल क्लासिफाइड 12 फॉर्म ऑफ कॉलोनिज्म कहा था, जिसमें उन्होंने सेटल कॉलोनिज्म, एक्सप्लोटेशन कॉलोनिज्म, इंटरनल कॉलोनिज्म एक्स्ट्रा के बारे में फ्रेमवर्क किया था। उसकी वेरिएशन और कॉलोनिकल रूल्स के अक्रॉस टाइम्स में जियोग्राफी के टाइम पे बात की थी। अगर हम बात करें इनकी शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं, तो इसकी शॉर्ट ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं। अब हमारा ये है कि हम देखते हैं कि उनकी 12th कॉलोनी टाइप कौन सी थी। सबसे पहले जो थी वो सेटलर कॉलोनिज्म थी, जिसमें कह सकते हैं कि जिसमें सेटल्स ऑक्यूपाई लैंड परमानेंट की बात करते थे। अगर बात करें सेकंड की बात करें, इसकी आप शॉर्ट ट्रिक्स से कोड ऐसे याद कर सकते हैं, पी से प्लानट कॉलोनिज्म, जिसमें कह सकते हैं प्लांटेशन इकोनॉमिक्स। अगर ई की बात करें एक्स्ट्रा एक्टिव कॉलोनिज्म, इसमें कह सकते हैं नेचुरल रिसोर्स एक्सट्रैक्शन। अगर टी की बात करें ट्रेड कॉलोनिज्म, इसमें कह सकते हैं मोनोपोली ओवर ट्रेड।
अगर टी की बात करें ट्रांसपोर्ट कॉलोनिज्म, इसमें रेलवे रूट्स अंडर कंट्रोल की बात करें। अगर आई की बात करें इंपीरियल पावर कॉलोनिज्म, इसमें एम्पायर डोमिनेट्स पॉलिटिकली। अगर एल की बात करें लीगल कॉलोनिज्म, इसमें कह सकते हैं न्यू लीगल सिस्टम्स इम्पोज। अगर उसके बाद आर की बात करें रियोक्स कॉलोनिज्म, इसमें प्राइवेट कॉलोनियल पावर की बात होती है कंपनी की। अगर कह सकते हैं एम से करें मिशरी कॉलोनिज्म, इसमें कह सकते हैं रीजन्स स्प्रेड अंडर कॉलोनिकल आयम्स। अगर आर की बात करें रोमांटिक कॉलोनिज्म, इसमें कह सकते हैं एक्सोटिक इमेज और कॉलोनाइज लैंड्स। एन की बात करें निबी कॉलोनिज्म, इसमें हार्मफुल इंडस्ट्री शिफ्ट अब्रॉड। पी की बात करें पोस्ट कॉलोनिकल्स कॉलोनिज्म, इसमें डोमिनेशन कंटिन्यूज आफ्टर इंडिपेंडेंस। वन लाइन्स में आप ये 12 टाइप्स कह सकते हैं। अगर हम 17 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं 17 क्वेश्चन ये कहता था कि अरेंज करना है फॉलोइंग स्टेज ऑफ इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स इनकरेक्ट अकॉर्डिंग टू डब्ल्यू रोस्टो मॉडल्स। तो जो रोस्टो के मॉडल्स हैं उसको हमने क्या करना है अरेंज करना है। सबसे पहले बात करें एज ऑफ हाई मास कंजप्शन, बी की बात करें प्री टेक ऑफ स्टेज, सी की बात करें एज ऑफ मैच्योरिटी, डी की बात करें टेक ऑफ स्टेज। अगर हम इसके सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर सेकंड, ऑप्शन नंबर थर्ड, ऑप्शन नंबर फोर्थ। तो अब इसकी क्या कर सकते हैं इकोनॉमिक्स के डेवलपमेंट की क्रोनोलॉजी आर्डर्स में बता सकते हैं। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट बी डी सी ए। अगर हम इसके ऑप्शन की बात करते हैं तो इसमें कह सकते हैं ये क्वेश्चंस डब्ल्यू रोस्टो के इकोनॉमिक्स ग्रोथ मॉडल पर बेस्ड है, जिसमें कंट्रीज इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स की 5 स्टेज से गुजरता है। इसमें जो क्वेश्चन में 4 स्टेज दी गई हैं तो उसमें हम कह सकते हैं कौन सी थी प्री टेक ऑफ स्टेज। सबसे पहले कौन सी थी प्री टेक ऑफ स्टेज में कह सकते हैं इकोनॉमिक्स अभी एग्रीकल्चर डोमिनेट होती है, बेसिक्स इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होना शुरू होता है, ये सबसे पहले फेज है अमोंग गिवन ऑप्शन। अगर सेकंड की बात करें टेक ऑफ स्टेज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं रैपिड इंडस्ट्रियल ग्रोथ स्टेट, इसमें कह सकते हैं इन्वेस्टमेंट बड़ा होता है, इकोनॉमिक्स फ्लाइट मॉडल्स में आ जाता है, अगर इसमें ग्रोथ फास्ट अपवर्ड डायरेक्शन में आ जाती है। अगर उसके बाद हम बात करें थर्ड की बात करें उसमें कह सकते हैं एज ऑफ मैच्योरिटी की बात करें तो इसमें कहते हैं मेच्योर जो होता है इसमें सी जो होता है इसमें कह सकते हैं टेक्नोलॉजी वाइड स्प्रेड होती है, इंडस्ट्री की बात होती है, इसमें जो है हाई प्रोडक्शन अचीव्स, कंट्री स्टेबल्स और स्ट्रॉन्ग इकोनॉमिक्स बेस होता है। अगर हम फोर्थ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एज ऑफ हाई मास कंजम्पशन, इसमें कैसे कंज्यूमर के पास बाइंग पावर, हाई सर्विस सेक्टर्स बूम्स, इससे स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग टॉप लेवल्स, इसके बाद मास कंजम्पशन इकोनॉमिक्स। तो इसमें शॉर्ट ट्रिक्स आप ऐसे कर सकते हैं, पहले प्रिपरेशंस, फिर उड़ान, फिर मैच्योरिटी, फिर उसके बाद फिर हाई लेवल्स लाइफ। तो अगर हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं बेस्ड ऑन द ह्यूमन्स डेवलपमेंट इंडेक्स HDI रिपोर्ट 2024 इसमें अरेंज करना है फॉलोइंग कंट्रीज की करना है और ऑर्डर्स के में HDI रैंकिंग्स हाईएस्ट टू लोवेस्ट, बर्लिन, चाइना, ब्राज़ील, इंडिया एंड इसका सिलेक्ट ऑप्शन आप बता सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ। तो इसका फर्स्ट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो था वो करेक्ट था, इसमें कह सकते हैं बर्लिन, चाइना, ब्राज़ील एंड इंडिया। तो उसमें कह सकते हैं बर्लिन का ये कह सकते हैं वो रैंक की बात करें क्वाइट हाई इन द ह्यूमन्स डेवलपमेंट इंडेक्स इन 2022, वेरी हाई ह्यूमन्स डेवलपमेंट स्ट्रेटजी कैटेगरी। अगर नेक्स्ट की बात करें उसमें कह सकते हैं उनका ये था कि वेरी हाई ह्यूमन डेवलपमेंट की बात करता था और अपर एंड की बात करता था, हाई कैटेगरीज की बात करता है। अगर सी की बात करें नेक्स्ट की बात करें चाइना जो था उसमें कैसे मॉडरेट की बात करता है, HDI जिसमें कह सकते हैं फर्स्ट टू, और 2022 की बात करता है 75 की बात रैंक था। इसके ब्राज़ील की बात करें तो उसमें इसका कितना था 89। अगर इंडिया की बात करें 130 इन 2022। तो ये आप इसकी रैंक्स भी देख सकते हैं, बर्लिन जो था वो वेरी हाई था। उसके बाद नेक्स्ट की बात करें वेरी हाई बट लो फ्रॉम मिडिल। सी की बात करें नेक्स्ट की बात करें अराउंड 75 की बात हो रही है, अगर ब्राज़ील की बात करें 89, अगर इंडिया की बात करें 130। अगर हम 19 क्वेश्चन की बात करें 19 क्वेश्चन में क्या कहता है तो उसमें कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू जॉन्स
बल्कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स रोल्स आर परफॉर्म्ड बाय रिप्रेजेंटेटिव। तो ऑप्शन फर्स्ट की बात करें ट्रस्टेड डिप्यूटी रोल्स, सेकंड की बात करें फैसिलिटेट्स न्यूट्रल्स रोल्स, सी की बात करें डिस्ट्रिक्ट स्टेट नेशनल रोल्स, अगर डी की बात करें रेवोल्यूशनरी रूल्स। इसमें सिलेक्ट करेक्ट ऑप्शन की बात करें उसमें कह सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड और ऑप्शन थर्ड और ऑप्शन फोर्थ। ऑप्शन फर्स्ट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ए बी सी, उसके बाद सेकंड की बात करें बी सी डी, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें ए एंड बी, अगर फोर्थ की बात करें ए बी एंड डी। तो इसका करेक्ट ऑप्शन आप बता सकते हैं। अगर हम बात करें इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है ए बी और सी ठीक थे, तो इसमें जो रेवोल्यूशनरी रूल था वो ऑप्शन गलत था। ठीक, तो हम इसको एक्सप्लेन करेंगे क्यों था। सबसे पहले हम बात करें इसके 3 रोल्स थे जो एक्सप्लेन किए थे। तो सबसे पहले बात करें ट्रस्ट की बात करते हैं डिप्यूटी रोल्स। इसमें कह सकते हैं रिप्रेजेंटेटिव कभी अपनी सोच से कभी पब्लिक के विश से फॉलो करती है। अगर नेक्स्ट की बात करें जो फैसिलिटेटर थे उसमें कह सकते हैं फैसिलिटेटर्स न्यूट्रल्स रोल्स की बात करते हैं। बी रिप्रेजेंटेटिव एक ब्रिज की तरह काम करता है जो लोग और गवर्नमेंट्स के बीच में काम करता है। अगर डिस्ट्रिक्ट स्टेट कंट्रीज रोल की बात करें इसमें कह सकते हैं रिस्पेक्टिव जो थे रिप्रेजेंटेटिव जो थे वो क्या करते थे काम करने के सिर्फ एक एरिया तक नहीं बल्कि नेशनल इंटरेस्ट तक होते थे। अगर हम रेवोल्यूशनरी की बात करें वो वेल करने नहीं दिया था, ये एक्टिविस्ट या रेवोल्यूशनरी से रिलेट करता था, उसके रिलेटिव था। ठीक, तो शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें इनके 3 से ट्रस्टीज, फैसिलिटेटर्स, उसके बाद टेरिटरी, नेशनल, डिस्ट्रिक्ट, स्टेट इकोनॉमिक, रेवोल्यूशनरी नहीं था। अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं, उसमें क्वेश्चन की बात करें विच ऑफ द फॉलोइंग माइलस्टोन्स आर कॉन्स्टिट्यूशन डेवलपमेंट्स यूनाइटेड स्टेट्स इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर असेंडिंग आर्डर्स में बताना है। सबसे पहले ये था कि एस्टेब्लिशमेंट हुई थी यूएसए फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन। सेकंड की बात करें इंट्रोड्यूस करना है किसका आर्टिकल्स ऑफ कॉन्फेडरेशन। सेकंड की 3 की बात करें इंक्लूजन ऑफ बिल्स राइट्स इन द यूएस कॉन्स्टिट्यूशन। फोर्थ की बात करें 14 अमेंडमेंट इंश्योरेंस इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। तो इसके आप ऑप्शन बता सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ बी ए सी डी। तो इसमें ये कह सकते हैं यूनाइटेड स्टेट के कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट्स के मेजर इवेंट्स की डेट्स के हिसाब से अरेंज किया गया है। सबसे पहले बात करें आर्टिकल कॉन्फेडरेशन की बात करें 1777, इसमें पहले कॉन्स्टिट्यूशन टाइप फ्रेमवर्क स्टेट ज़्यादा पावर। उसके बाद यूएसए की फेडरेशन की बात करें तो इसमें कह सकते हैं 1787, इसमें प्रॉपर कॉन्स्टिट्यूशन अप्रूव हुआ था। इसमें कह सकते हैं 1789 से लागू। तो उसके बाद कर सकते हैं थर्ड की बात करें बिल्स ऑफ राइट्स फर्स्ट 10 अमेंडमेंट्स, इसमें 1791 में। तो इसमें कह सकते हैं फंडामेंटल राइट्स जैसी प्रोटेक्शन सिटीजन के लिए। अगर 14 की बात करें डी, इसमें 1868 कह सकते हैं इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। इसमें सिटीजनशिप फॉर ऑल की बात कर सकते हैं, इसमें इंक्लूडिंग फार्मर स्लेव्स। तो इसकी मतलब इसके बाद असेंडिंग आर्डर की बात करें तो उसमें कह सकते हैं बी ए सी डी। ठीक, तो सबसे पहले क्या हो गया बिगन मतलब स्टार्टिंग होती है तो बिगिनिंग ऑफ लॉ होगा आर्टिकल्स। उसके बाद एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन की बात हो रही होती है, फिर सिटीजन राइट्स की बात हो रही है, फिर उसके बाद हम कह सकते हैं इक्वलिटी की बात होती है जिसमें आर्टिकल्स 14 के अमेंडमेंट्स की बात करता है। तो उसके बाद इसकी आप शॉर्ट ट्रिक्स ऐसे कह सकते हैं बच्चों आओ क्लास देना आर्टिकल्स कॉन्स्टिट्यूशंस बिल्स और 14 अमेंडमेंट्स। तो इसमें मीनिंग्स आप कह सकते हैं पहले बेसिक्स रूल्स, फिर एक्चुअल कॉन्स्टिट्यूशन, फिर सिटीजन्स का राइट्स और बाद में ड्यूअलिटी की बात करना हटाओ इक्वल प्रोटेक्शन के साथ। अगर 21st क्वेश्चन की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि ये किसके ऊपर था, इसमें कह सकते हैं विच अमंग द फॉलोइंग करेक्टली रिफ्लेक्ट करता था किसका फीचर्स ऑफ एरिस्टॉटल थ्योरीज ऑफ नेशनलिज्म्स इन यूरोप। तो ए की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ही प्रपोज दैट नेशनलिज्म्स इन वेस्टर्न कंट्री इवॉल्व्स थ्रू 3 मेजर फेज। अगर बी की बात करें ही डिस्क्राइब नेशनलिज्म एज अ प्रोसेस ऑफ इन्वेंटिंग ट्रेडिशनलिज्म
सी की बात करें, ही एम्फसाइज द रोल्स ऑफ ब्रिटिश बुर्जियाज इज प्रमोटिंग सेपरेटिस्ट नेशनलिज्म। उसके बाद ही ओवरलुक्स द राइज ऑफ एथो लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म इन बोथ ईस्टर्न एंड वेस्टर्न यूरोप। अगर ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन फर्स्ट में ए बी डी, सेकंड ऑप्शन की बात करें बी डी, अगर थर्ड ऑप्शन की बात करें बी एंड सी, अगर फोर्थ की बात करें ए सी एंड डी। इसका अगर हम करेक्ट ऑप्शन की बात करें बी और सी जो था वो करेक्ट था। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये कह सकते हैं एरिक जो थे नेशनलिज्म थ्योरीज में मेनली सोशल एंड इकोनॉमिक क्लास पर फोकस करते थे। अगर बात करें बी के जो इन्वेंटेड ट्रेडिशन की बात हुई, इसमें कह सकते हैं हॉब्सम के फेमस जो थे कंसेप्ट नेशनल अपनी आइडेंटिफाई बनाने के लिए रिचुअल सिस्टम्स, सिंबल सिस्टम्स हो गया, सिंबल हो गया, ट्रेडिशनल हो गया, इन्वेंट करते थे। इसमें एग्जांपल की बात करें, नेशनल फ्लैग की बात करते थे, नेशनल एंथम की, रिपब्लिक डे परेड एक्सेट्रा। अगर उसके बाद हम कह सकते हैं सी जो था उसमें कह सकते हैं प्रीटी बुर्जियाज रूल्स की बात करें, उन्होंने बोला था कि नेशनलिज्म को पुश करने वाली एक इंपॉर्टेंट क्लास जिसमें प्रीटी बुर्जियाज, जिसमें शॉपकीपर्स, ट्रेडर थे, तो ये लोग सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स में एक्टिव रहे। अगर उसके बाद हम थ्री फेज की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ये इरिक का नहीं था, इसमें अर्नेस्ट केल्नर वैसे थिंकर्स की तारीफ कंसेप्चुअलाइजेशन है इसलिए गलत है। अगर डी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इग्नोर एथनिक लिंग्विस्टिक नेशनलिज्म, हॉब्स ने जो था, हॉब्स बात करें इसने इसकी बात नहीं की थी, इसने इसको इग्नोर नहीं किया था बल्कि बात करें इसको रिकग्नाइज किया था कि इसकी वजह से ये स्टेटमेंट रॉन्ग है। तो अगर हम ट्रिक्स की बात करें, एरिक्स की बात करें तो उसमें कैसे हैबिट बना दिया नेशनलिज्म की। हैबिट जो था इन्वेंट ट्रेडिशनल समाज शॉपकीपर प्रीटी बुर्जियाज हैबिट को फैलाते हैं, तो इसलिए याद कर सकते हैं एरिक जो है ट्रेडिशनल इन्वेंट्स, प्रीटी बुर्जियाज स्पोर्ट। अगर उसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, 22 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कहा गया था विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जेन लिंस एंड अल्फ्रेड स्टेफन व्यूज ऑन डेमोक्रेटिक कंसिडरेशंस आर करेक्ट। तो फर्स्ट ऑप्शन की बात करें, ए ऑप्शन जो था सिविल सोसाइटी एंड पॉलिटिकल सोसाइटी जो थी कॉम्प्लीमेंट्स ईच अदर इन स्ट्रेंथिंग इन डेमोक्रेसी। बी की बात करें दिस कॉम्प्लीमेंट्री इज ऑलवेज रिकोगनाइज इन एवरी डेमोक्रेसी। सी की बात करें रूल्स ऑफ लॉ, इसमें कैसे कॉन्सुलेटेशंस ऑन डेमोक्रेसी, कॉन्सुलेटेड जो था डेमोक्रेसी ऑपरेट करता था ओनली विद प्योर मार्केट इकोनॉमिक्स। अगर ई ऑप्शन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं डेमोक्रेसी मॉडर्न डेमोक्रेसीज मस्ट पोसेस इफेक्टिव स्टेट कैपेसिटी टू कमांड्स रेगुलेट्स एंड एक्सटेंड। तो इसको ऑप्शन की बता सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट में ए सी ई, सेकंड की बात करें ए बी ओनली, अगर थ्री की बात करें ऑप्शन थ्री की बात करें बी सी ई, अगर फोर्थ की बात करें सी बी सी डी ओनली। अगर इसके राइट ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए सी एंड ए जो था करेक्ट है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सिविल सोसाइटी प्लस पॉलिटिकल सोसाइटी दोनों मिलकर डेमोक्रेसी को स्ट्रॉन्ग बनाते हैं, सो ए जो था वो करेक्ट था। उसके बाद बात करें रूल्स ऑफ लॉ की बात करें डेमोक्रेसी का कंसिडरेशन कोर कंडीशन, इसमें कह सकते हैं सी बी जो था वो करेक्ट था। अगर बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसी का इफेक्टिव स्टेट कैपेसिटी की बात करें, चाहे कमांड रेगुलेट्स रेवेन्यू का एक्सटेंड की बात करें तो ई भी करेक्ट था। अगर हम बात करें जो गलत थे वो किस लिए गलत थे, कॉम्प्लीमेंट्री हमेशा रिकोगनाइज नहीं होती तो बी रॉन्ग था, प्योर मार्केट इकोनॉमिक्स वहाँ नहीं होती, स्टेट रोल ज़रूरी होता है तो डी भी रॉन्ग था। तो इसको अब शार्ट ट्रिक्स की बात करें डेमोक्रेसी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं सी पी आर मीन्स क्योंकि सिविल सोसाइटी, जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज़ की बात हुई पॉलिटिकल सोसाइटी की। अगर उसके बाद हम पी की बात करें प्रोटेक्शंस बाय रूल्स ऑफ लॉ, अगर आर की बात करें रेगुलेटिंग्स, जिसमें रेवेन्यू स्टेट कैपेसिटी की बात हो रही है। बी और डी को आप ऐसे स्टेटमेंट्स कह सकते हैं बकवास ट्यूबिस बोथ रॉन्ग, ठीक। अगर नेक्स्ट 23 क्वेश्चन की बात करें, ये अजेंशन और रीजन की बात करें, अगर अजेंशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इन्हें बोल रहे हैं मल्टी पार्टी सिस्टम्स
तो इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टीज आर शेपली डिवाइडेड इन टर्म्स आइडियोलॉजी ऑफ्टन स्ट्रॉन्ग रेडिकल पोजिशन। अगर इसमें रीज़न की बात करें पॉलिटिकल कोalitions जिसमें ट्रेंड हुआ था फंक्शंस अफेक्टिंग पोलराइज मल्टी पार्टी सिस्टम। अगर ऑप्शन की बात करें तो ऑप्शन फर्स्ट में बोथ ए आर ट्रू आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए। अगर सेकंड की बात करें बोथ ए आर ट्रू बट आर नॉट एक्सप्लेनेशन ए। उसके बाद थर्ड की बात करें ए जो था वो ट्रू था बट आर फॉल्स था। अगर फोर्थ की बात करें ए फॉल्स बट आर ट्रू। तो इसका आप एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। इसमें जो ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 3 जो है ए जो है ट्रू है आर जो फॉल्स है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पोलराइज मल्टी पार्टी सिस्टम में पॉलिटिकल पार्टी जिसमें आइडियोलॉजी बहुत दूर दूर होता है, उनका रेडिकल स्टेंस आपस में टकराव और कॉन्फिडेंशन बढ़ाता है। इसमें कह सकते हैं ये बात एजेशन बिल्कुल सही है। लेकिन इसमें ये कह सकते हैं ऐसी पोलराइज सिस्टम जिसमें कोलिशन जो था वो नहीं होता। इसमें कह सकते हैं हर पार्टी अपनी आइडियोलॉजी पर इतनी जिद होती है कि मिलकर चलना मुश्किल हो जाता है। इसलिए जो था आर जो था वो रॉन्ग था। पॉलिटिकल साइंस की लैंग्वेज में कह सकते पोलराइजेशन इंक्रीज आइडियोलॉजी डिस्टेंस, रिड्यूस कॉम्प्रोमाइज और कोलिशन में इंस्टेबिलिटी लाती है। ठीक, तो ऑप्शन नंबर जो था वो इसलिए जो था आर जो था वो फॉल्स था। इसमें कह सकते हैं जो कोलिशन का जो था मिलके काम करने का वो मुश्किल था, क्योंकि हर इंसान की अपनी आइडियोलॉजी होती है, अपनी जिद होती है, तो उसकी वजह से जो पोलराइजेशन जो है वो इस चीज़ पे नहीं होता। अगर हम बात करें 24th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग प्रिंसिपल आर यूज्ड इन कंपैरेटिव पॉलिटिक्स टू एग्जामाइन द पॉलिटिकल कल्चर्स एंड द एटीट्यूड्स ऑफ पीपल। तो इसमें ये कह सकते हैं राइकर स्ट्रेटेजी प्रिंसिपल, कन्वर्स प्रिंसिपल्स, रॉबिन्सन प्रिंसिपल्स, उसके बाद कह सकते हैं गलहर लीस्ट स्क्वायर इंडेक्स, इसके बाद कह सकते हैं ई की बात करें राय फ्रैंक्शनलाइजेशन इंडेक्स। अगर ऑप्शन की बात करें ऑप्शन फर्स्ट बी और सी, ऑप्शन सेकंड की बात करें सी एंड ई, ऑप्शन थर्ड की बात करें ए एंड बी, अगर फोर्थ की बात करें बी एंड डी। तो अगर हम इसके आंसर की बात करें ऑप्शन बी और जो था सी जो करेक्ट था। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर जो है पॉलिटिकल एटीट्यूड हो गया जिसमें पीपल का दिमाग का सर्वे। इसमें ये कह सकते हैं याना कन्वर्स रॉबर्टसन लोगों को पॉलिटिकल एटीट्यूड्स को मेजर करते हैं याद रखने के लिए ट्रिक्स पॉलिटिकल कल्चर का सीआर। इसमें कह सकते हैं कन्वर्स प्रिंसिपल्स और रॉबर्टसन प्रिंसिपल। तो इसमें कह सकते हैं बाकी जो थे एक का जो था राइकर था स्ट्रेटेजिक गेम थ्योरी साइड से है। अगर डी की बात करें गलखार की बात करें इलेक्ट्रोड डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, अगर ई राय की बात करें पार्टी सिस्टम में डिवाइड मेजर्स, ये सब पॉलिटिकल कल्चर के डायरेक्ट टूल्स नहीं है। सो पॉलिटिकल कल्चर जो है सीआर बेस है। ठीक, अगर एक्सप्लेनेशन सिंपल से वर्ड्स में कहें तो उसमें कह सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में पॉलिटिकल कल्चर का मतलब होता है कि लोग पॉलिटिक्स को कैसे समझते हैं, कैसे रिएक्ट करते हैं और कैसे पार्टिसिपेट करते हैं। इसको स्टडी करने के लिए यूज़ होता है कन्वर्स प्रिंसिपल, मास एटीट्यूड, बिलीव सिस्टम्स और एनालाइज करते हैं। अगर रॉबिन्सन प्रिंसिपल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कल्चर और बिहेवियर पैटर्न को मेजर करते हैं। इसमें अदर्स की बात करें जिसमें कह सकते हैं जो हमने देखा राइकर से ग्लेयर से राइस, जो राइकर थे वो कैसे स्ट्रेटेजी बिहेवियर थे डिसीजन और गेम थ्योरीज में। अगर गलहार की बात करें तो इलेक्ट्रोड की बात हो रही है इसमें इंडेक्स की। अगर रॉय की बात करें पार्टी फ्रेगमेंटेशन मेजर की बात करते थे। तो फाइनल जो आंसर था वो कह सकते हैं सी आर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है तो इसमें ये कह सकते हैं अगर फर्स्ट इसमें कह सकते हैं जो फर्स्ट ऑप्शन थे की बात करें क्वेश्चन की बात करें उसमें कह सकते हैं कंसेप्ट थ्योरी और प्रोपोनेंट की बात करें किस थिंकर्स के। तो कंसेप्ट्स की और थ्योरीज की बात करें क्रिटिक ऑफ रेशनल चॉइस इंस्टीट्यूशंस क्लेम करते थे यूनिवर्सल एप्लीकेशंस। अगर इसकी बात करें कैम्पबेल और पीटरसन। अगर बी ऑप्शन की बात बी पॉइंट की बात करें बी ऑप्शन बी पॉइंट्स की बात करें उसमें कह सकते हैं स्टडी इंस्टीट्यूशन जो था इंस्टीट्यूशन चार जो थे वो स्किल फॉर्मेशन सिस्टम्स इन ब्रिटेन जिसमें कह सकते हैं जर्मनी जापान एंड यूएसए, इसमें से कह सकते हैं स्काफ। उसके बाद सी की बात कर रहे हैं फाउंडेशन ऑफ सोशियोलॉजी इंस्टीट्यूशंस, इसमें कह सकते हैं कैल्हिन तहलीन
तो उसमें कह सकते हैं डिस्कर्स की बात करें, उसमें कह सकते हैं मेयर्स एंड रोमन्स। तो इसका ऑप्शन फर्स्ट बता सकते हैं, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। तो इसको आप इसका आंसर बता सकते हैं कि उसको अरेंज करके कौन सा पहले आएगा। ऑप्शन नंबर 3 जो था वो पहले मतलब करेक्ट होगा। तो अगर बात करें ऑप्शन नंबर 3 की बात करें, ए का जो है सेकंड है। अगर उसके बाद हम बात करें ऑप्शन नंबर बी, इसका थर्ड। अगर उसके बाद हम बात करें ऑप्शन नंबर फोर्थ, इसका फोर्थ। अगर बात करें डिस्कस की तो उसमें कैम्पबेल था फर्स्ट। तो इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूशन जो था वो 4 टाइप्स के इंपॉर्टेंस टाइप पर बेस्ड होता है। इसमें कह सकते हैं रेशनल, हिस्टोरिकल, सोशियोलॉजिकल और डिस्करेसी इंस्टीट्यूशन। तो इसमें कह सकते हैं क्रिटिक ऑफ रेशनल चॉइस जो था उसमें कह सकते हैं स्कार्फ जो था, इसमें कह सकते हैं रेशनल चॉइस, स्कार्फ फीलिंग्स फायरिंग्स की बात है जिसमें स्कार्फ जो था क्रिटिकल ने क्रिटिक किया था। अगर स्किल रिजीम की बात करें तो इसमें कह सकते हैं कैथलीन थे, तो उसमें क्या स्किल और थैलेंट दोनों का में एल है। तो इसमें कह सकते हैं सोशियोलॉजी की बात करें, उसमें कह सकते हैं सोशियोलॉजी था मायर्स एंड रोवन की बात, तो इसमें सोशियोलॉजी सोसाइटी मायर्स के लोग। अगर उसके बाद डिस्कोर्स की बात करें, कैम्पबेल की बात, तो इसमें कह सकते हैं डिस्कशंस में कैम्पबेल्स पे डिस्कोर्स होते हैं। तो सुपर की बात करें तो सुपर मेमोरीज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं इसके फर्स्ट कैपिटल लेटर आप याद कर सकते हैं। जो स्कार्फ थे वो रेशनल की बात करते हैं, थैलेंट जो ट्रेनिंग की बात करें, मायर जो थे वो सोशियोलॉजी, कैम्पबेल की बात करें कम्युनिकेशन डिस्कोर्स। सो ऑप्शन नंबर कह सकते हैं ऐसे कह सकते हैं ए का 2, बी का 3, सी का 4 और डी का फर्स्ट। तो 26 क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंसिडरेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम, पॉलिटिकल सोशलाइजेशन, पॉलिटिकल डिके, पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट, पॉलिटिकल रिवोल्यूशन। इसमें ऑप्शन की बात करें ऑप्शन ए एंड बी फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड की बात करें बी एंड सी, ऑप्शन थर्ड की बात करें ए एंड सी। तो इसका आंसर की बात करें करेक्ट आंसर जो है वो ए एंड सी है। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम के फंक्शन वो होते हैं इस जो सिस्टम के चलाए रखते हैं। पॉलिटिकल सोशलाइजेशन लोगों को पॉलिटिकल वैल्यूज़ और नाम सिखाने में जिसमें उनमें पॉलिटिकल अवेयरनेस आए। पॉलिटिकल रिक्रूटमेंट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं लीडर की रिप्रेजेंटेटिव को सिस्टम्स में लेकर आना, जैसे इलेक्शन पार्टीज इलेक्शन, जैसे पार्टीज के इलेक्शन होना उसके बाद पार्टी की सिलेक्शन होना। तो उसके बाद कह सकते हैं इनके जो 2 पॉजिटिव और नेसेसरी कंटिन्यूस प्रोसेस थे उसमें कह सकते हैं 2 जो चीज़ें फंक्शन नहीं बल्कि डिस्टर्बेंस क्रिएट करती थी। पॉलिटिकल डिके में कह सकते हैं सिस्टम का ब्रेकडाउन होना, और पॉलिटिकल रेवोल्यूशन की बात करें पुराने सिस्टम को उल्टा देना। तो ये कह सकते हैं ये डाई फंक्शन है, फंक्शन नहीं। तो इसकी अब शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं एस आर में सिस्टम्स रन। तो इसमें कह सकते हैं सोशलाइजेशन रिक्रूटमेंट्स ही सिस्टम चलाता है, इसमें कहते हैं, या फिर गुड स्वेटर्स रोटन राइस। जीएस जो था गुड फंक्शन, सोशलाइजेशन की बात करें रिक्रूटमेंट्स, आरआर की बात करें रोटन डिसफंक्शंस, अगर रेवोल्यूशन की बात करें डिके। तो इसमें ये कह सकते हैं अगर चाहो तो एक छोटा सा कार्टून भी सोच सकते हैं। इसमें कैसे पॉलिटिकल सिस्टम रोटी पकाती चेफ है, सोशलाइजेशन रेसिपी दिखाना, रिक्रूट की बात करें नई चेफ लाना, अगर डिके की रेवोल्यूशन की बात करें किचन ब्लास्ट हो जाना। अगर 27th क्वेश्चन की बात करें उसमें कह सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन आर रिस्पॉन्सिबल फॉर काजिंग रेवोल्यूशंस विद इन द पॉलिटिकल सिस्टम्स। इसमें कह सकते हैं सब क्लास डिविजन, इसमें इंटेलेक्चुअल मोबिलाइजेशन, द मास, सोशल डिसइक्विलिब्रियम। उसके बाद डी की बात करें स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पीस, उसके बाद ई की बात करें इंक्रीमेंट्स ऑफ ग्रेजुअल रिफॉर्म्स। इसमें कह सकते हैं सेलेक्ट द करेक्ट आंसर की बात करें फ्रॉम ऑप्शंस गिवन बिलो, उसमें कह सकते हैं ए बी सी ई बी सी डी। अगर ए बी सी और उसके बाद ए बी सी डी ई, तो इसका आप ऑप्शन करेक्ट बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। अगर हम इसका ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर जो है ए बी सी जो हो करेक्ट है। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं रेवोल्यूशन तब होता है जब सिस्टम अंदर से टूटने लगता है। सर्व क्लास डिवीजन की बात करें अमीर और गरीबों से ज़्यादा गैप, इसमें कह सकते हैं फ्रस्ट्रेशन अपराइजिंग। अगर इंटेलेक्चुअल मोबिलाइजेशन मासेस की बात करें लीडर्स थिंकर्स लोगों को गाइड करते हैं, इसमें कह सकते हैं मास मूवमेंट स्ट्रॉन्गर।
अगर उसके बाद हम बात करें सी की बात करें, सोशल डिसइक्विलिब्रियम की बात करें, पुरानी सिस्टम्स फेल, नया स्टेबल्स नहीं, इसमें सिस्टम कोलैप्स की बात करें। अगर डी की बात करें, स्ट्रॉन्ग डिजायर फॉर पीस, इसमें कह सकते हैं सबको शांति चाहिए, रेवोल्यूशन नहीं होता, अवॉइड होता। अगर इंक्रीमेंट की बात करें, इसमें कह सकते हैं धीरे धीरे रिफॉर्म्स, इसमें कह सकते हैं एवोल्यूशन होता है, रेवोल्यूशन नहीं। तो इसके कह सकते हैं एवोल्यूशन में रोल्स क्या हैं, तो उसमें अगर शॉर्ट ट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ए बी और सी जो थे वो करेक्ट थे। ए बी सी आप ऐसे कह सकते हैं रेवोल्यूशन में, अमीर गरीबों का कलेश, बाइनरी लीडरशिप, कोलैप्स ऑफ सोसाइटी, ए बी सी याद रखो, रेवोल्यूशन आता है। तो अगर नेक्स्ट 28 क्वेश्चन की बात करें, ये एजेंशियन रीजन है, इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर के बेस पे है। तो उसमें कह सकते हैं ये दोबारा से पहले ऊपर क्वेश्चन हुआ था उसको दोबारा से हमने पॉलिटिकल कल्चर्स को अलग से मतलब हमने किया है। तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर्स कंसिस्ट करता है बिलीव्स, इमोशंस एंड एटीट्यूड टुवर्ड्स पॉलिटिकल्स डेट आर एक्सप्रेस्ड थ्रू बोथ वर्बल्स एंड नॉन वर्बल्स वैल्यूज ऑफ सिटीजन। तो इसमें बी ऑफ रीजन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं टाइपोलॉजी, जिसमें क्या कर सकते हैं मॉर्फो टाइपोलॉजी एंड मॉर्फोलॉजी अप्रोच टू पॉलिटिकल कल्चर सुजेस्ट करता था नंबर्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर्स, और डिपेंड करता था वेराइज डायनेमिक्स ऑफ पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स अक्रॉस डिफरेंट पॉलिटिकल सिस्टम। अगर ऑप्शन की बात करें बोथ ए एंड आर टू एंड आर जो था करेक्ट एक्सप्लेनेशन थी ए की। उसके बाद सेकंड की बात करें बोथ बी ए एंड आर जो था ट्रू बट आर जो थी नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ए की थी। थर्ड की बात करें ए ट्रू है बी फॉल्स है। अगर फोर्थ की बात करें ए फॉल्स और बी ए फॉल्स और आर ट्रू। तो आप इसकी एक्सप्लेनेशन बता सकते हैं कौन सा ठीक होगा। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें ऑप्शन नंबर 2 जो है वो करेक्ट बता रहा है, जिसमें कह सकते हैं बोथ जो है वो सही है बट एक्सप्लेनेशन गलत है। तो हम इसको अब अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे। तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर्स में बिलीफ, एटीट्यूड, इमोशनल ओरिएंटेशंस टूवर्ड्स पॉलिटिक्स की बात करें, जिसमें कह सकते हैं रिफ्लेक्ट करता है बोथ वर्बल्स एंड नॉन वर्बल्स वैल्यू बिहेवियर। तो इसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर्स में हर सोसाइटी में अलग अलग होता है, जिसमें डिपेंडिंग करता है किसके ऊपर, सोसाइटी के ऊपर। पॉलिटिकल एक्सपीरियंस की बात करता है और कॉन्टेक्स्ट बेस की बात करता है। अगर हम बात करें रीजन की बात करें, उसने ये कहा था कि टाइपोलॉजी मॉडल जो था वो क्लासीफाई करता है सोसाइटी इनटू टाइप्स ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, जिसमें कह सकते हैं एलिमेंट्स वर्बा, और जिसमें कह सकते हैं पीएसपी जो हमने पढ़ा था इसकी शॉर्ट ट्रिक्स में कहते हैं प्रोचॉइल, सब्जेक्ट्स एंड पार्टिसिपेंट। इसमें अगर मॉर्फोलॉजी की बात करें मॉडर्न्स, जिसमें कह सकते हैं इंटर जो मॉडल था उसमें कह सकते हैं इंटरनल स्ट्रक्चर को दिखाते हैं, जैसे पावर डिस्ट्रीब्यूशन, इंस्टीट्यूशन, पैटर्न एक्स्ट्रा। इसमें कह सकते हैं ये जो मॉडल था इसमें पॉलिटिकल कल्चर को समझने का डिफरेंट फ्रेमवर्क होता है। इसमें कह सकते हैं जो आर है वो नहीं काम करता था, डज नॉट डायरेक्टली एक्सप्लेन्स वाई पॉलिटिकल कल्चर जो था वो अबोर्ड करता था बिलीव्स और बिहेवियर्स ऑफ पीपल्स, इसलिए आर कह सकते हैं ट्रू था बट नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। तो इसके कह सकते हैं शॉर्ट ट्रिक्स में अगर बात करें पीसी जो है पीपल से कल्चर्स, बिहेवियर्स प्लस बिलीव्स जो था पॉलिटिकल कल्चर। अगर हम बात करें मॉडर्न की बात करें सिर्फ उसकी कैटेगरीज और स्ट्रक्चर समझते हैं। अगर हम 29 क्वेश्चन की बात करें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है, तो उसमें कह सकते हैं कंसीडर द स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग पार्टी सिस्टम। पार्टी सिस्टम के ऊपर है। फर्स्ट स्टेटमेंट की बात करें पार्टी सिस्टम जो है प्रोवाइड करती है लिटिमेट एंड ऑर्गेनाइज करती है वे टू कंडक्ट पॉलिटिकल कॉम्पिटिशन्स एंड कॉन्फ्लिक्ट्स। अगर स्टेटमेंट सेकंड की बात करें की ऑब्जेक्टिव्स ऑफ पार्टी सिस्टम्स इज टू रिप्लेस ऑल ट्रेडिशनल अलाइड्स विद न्यू ग्रुप्स अलाइड। अगर हम बात करें स्टेटमेंट की बात करें बोथ स्टेटमेंट जो है ट्रू हैं, बोथ स्टेटमेंट फॉल्स हैं, बोथ स्टेटमेंट फर्स्ट ट्रू है, स्टेटमेंट सेकंड फॉल्स, स्टेटमेंट फर्स्ट फॉल्स सेकंड ट्रू। तो इसका आप बता सकते हैं कौन सी स्टेटमेंट जो होगी वो सही होगी। अगर हम बात करें दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो सही होंगे। अगर इसकी बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल पार्टी जो है इनेबल होती है पॉलिटिकल राइवरी में, जिसमें कह सकते हैं सिटीजन्स और वाइस गवर्नेंस की बात करता है फुलफिलिंग स्टेटमेंट फर्स्ट। उसमें ये कह सकते हैं वो मोबिलाइज न्यूज़ की बात करता है, जिसमें सोशल ग्रुप्स हो गए, लीडर्स हो गए, इंट्री पॉलिटिक्स की बात करता है, और चैलेंज ट्रेडिशनल्स, पावर होल्डर्स और सपोर्ट करता है। ये भी जो था वो सही था। तो हम कह सकते हैं दोनों स्टेटमेंट्स जो हैं वो ट्रू है। नेक्स्ट जो हमारा 30 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं मैच दी फॉलोइंग है।
बुक्स और थिंकर्स के बीच में। अगर बुक्स की बात करें, पॉलिटिक्स चेंज इज अंडर डेवलप्ड कंट्रीज, नेशनल एंड कम्युनिज्म, डेविड्स एप्टर्स, पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, एसेन। अगर सी की बात करें, द पॉलिटिक्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन, सी एच। अगर ट्रेडिशनल चेंज इन मॉडर्निटी की बात करें, जॉन। तो इसका आप ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही है। इसमें हम ऐसे कर सकते हैं, ए का जो है वो 4 है, बी का 3rd, सी का 1st और डी का 2nd। तो अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन कर समझते हैं। तो इसमें कह सकते हैं जो फर्स्ट थी पॉलिटिकल चेंज अंडर डेवलपमेंट कंट्री, जो जॉन ने लिखी थी, उसमें कह सकते हैं कि उन्होंने एग्जामाइन किया था नेशनलिज्म, कम्युनिस्ट मूवमेंट्स, जिसमें शेप पॉलिटिकल ट्रांसफॉर्मेशंस एंड डेवलपिंग स्टेट की बात करते थे। अगर हम पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें, CH डॉट की बात करें, उसमें कह सकते हैं उन्होंने फोकस ये था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स के ऊपर था, जिसमें उनका प्रोसेस की बात करें वो लिंक्ड थे इंस्टीट्यूशन ग्रुप्स ग्रोथ की तरफ और मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिकल सिस्टम। अगर हम सी की बात करें, पॉलिटिकल्स ऑफ मॉडर्नाइजेशन की बात करें, डेविड जो थे, उसमें कह सकते हैं उनका ये था कि थ्योरेटिकल फ्रेमवर्क था, जिसमें ये कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करते थे, और उसके बाद न्यू नेशनल स्टेट की बात करें। अगर हम डी की बात करें, ट्रेडिशनल चेंज एंड मॉडर्निटी की बात करें, SN ने लिखा था, उसमें कह सकते हैं सोशियोलॉजिक ट्रांजिशन की बात करते थे, और ट्रेडिशनल मॉडर्न सोसाइटी की बात करते और स्ट्रक्चरल चेंज इन्वॉल्व्स की बात करते थे। उसमें मेमोरीज की बात करें तो उसमें कह सकते हैं किंग कॉर्टेसली लव कम्युनिज्म्स, डॉट्स की बात करें डेवलपमेंट्स, एप्टर की बात करें मॉडर्न, और ESN की बात करें एवोल्यूशन सोसाइटी। नेक्स्ट 31st क्वेश्चन की बात करें, इसको हम कह सकते हैं अरेंज द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशंस अकॉर्डिंग क्रोनोलॉजी ऑर्डर बेस्ड ऑन हिस्टोरिकल इवेंट, चेक बैलेंस, कोडिफिकेशन ऑफ लॉ, पॉलिटिकल सेपरेटिज्म, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की। तो ऑप्शन आप देख सकते हैं कौन सा सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। इसको क्रोनोलॉजी ऑर्डर में से आप में इसको कर सकते हैं, ठीक है। अगर हम इसके आंसर की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 CBD है। तो अगर हम इसको अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करेंगे तो सबसे पहले ये करते हैं पॉलिटिकल सेपरेटिज्म का क्या मतलब होता है, और इसका मतलब क्या है, हिस्टोरिकल प्लेस क्या है, और ये कहाँ से आया। तो ये कह सकते हैं जो आइडिया था पॉलिटिक्स का, रिलीजन और ट्रेडिशन ऑथोरिटी के मस्ट बी सेपरेटेड, ये एंशियंट ग्रीक सिटी स्टेट एरा के टाइम पे था। इसमें कह सकते हैं कि जो फर्स्ट शिफ्ट थी वो डिवाइन रूल्स और ऑर्गेनाइज पॉलिटिकल कम्युनिटीज़ की बात करता है। अगर कोडिफिकेशन लॉ की बात करें, वो रिटर्न थी और अप्लाइड इक्वलिटी की बात करता है, इक्वलिटी की बात करता है। अगर उसके बाद हम बात करें ये कहाँ से है, हिस्टोरिकल प्लेसमेंट, ये कह सकते हैं कोड जो था वो कह सकते हैं हम्मुराबी रोमन्स लॉ एरा की बात करें। अगर इसके बाद ये बात करें, ये वंस स्टेट एमरजेंसी रूल्स हैड बी रिटर्न। अगर कॉन्स्टिट्यूशन मोनार्की की बात करें, मोनार्की पावर जो थी वो लिमिटेड थी कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें मैग्ना कार्टा की बात हो रही है, 1250 ग्लोरियस रेवोल्यूशन। इसमें कह सकते हैं जब लॉ आया था तो रूल जो थे वो फोर्स हुए थे टू फॉलो देम टू। चेक एंड बैलेंस की बात करें तो उसमें कह सकते हैं डिवीजन ऑफ पावर की बात करते थे। इसमें कह सकते हैं मोंटेक्यूज की जो था 18th सेंचुरी, इसमें मॉडर्न कॉन्स्टिट्यूशन पी की बात होती थी। तो इसके बाद ये शॉर्ट एक्सप्लेनेशन आप कर सकते हैं। अगर 32 क्वेश्चन की बात करें तो ये क्या कह सकते हैं, अल्मोंड के ऊपर होता था। इसमें कह सकते हैं विच, उसकी जो टाइप्स थी उसमें कह सकते हैं अकॉर्डिंग टू अल्मोंड क्लासिफिकेशंस विच अमंग द फॉलोइंग्स जो थी मेजर टाइप ऑफ पार्टी सिस्टम से। सबसे अथॉरिटेरियंस पार्टी सिस्टम, डोमिनेट्स नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम्स, कॉम्पिटिटिव टू पार्टी सिस्टम, नॉन कॉम्पिटिटिव टू पार्टी सिस्टम्स, कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम। तो ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। तो आप इसका ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा आंसर जो होगा वो करेक्ट होगा। अगर हम बात करें ऑप्शन नंबर जो है
फोर्थ जो है ए बी सी डी जो है वो ए बी सी और ई जो गलत है, डी जो है वो गलत है। तो अब हम इसको एक्सप्लेनेशन की तरफ जा रहे हैं, तो इसको हम समझेंगे। सबसे पहले कहते हैं जो एलिमेंट थे वो पॉलिटिकल साइंस के क्लासीफाई पार्टी सिस्टम्स को, कॉम्पिटिशन्स और टाइप पॉलिटिकल रजीम की बात करते हैं। उनके ऑप्शन जो हो फिट हैं वो क्लासिफिकेशन की बात करें। सबसे पहले बात करें ऑथोरिटेरियन पार्टी सिस्टम की बात करता है, जिसमें वो इंक्लूड थे। इसमें ये कहते थे ये जो अथॉरिटेरियन रिजीम था जिसमें पोलिट पार्टीज को जो एग्जिस्ट होता है, जिसमें एक जो था अलो नहीं किया जाता है रियल अपोजिशन। एग्जांपल बात करें वन पार्टी रूल्स। अगर हम सेकंड की बात करें डोमिनेट नॉन अथॉरिटेरियन पार्टी सिस्टम, CABS था। इसमें कह सकते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम, जिसमें वन पार्टी सिस्टम जो था वो रिपीटली विन था, बट अपोजिशन को अलाउड था कि वो, जैसे हम बात कर सकते हैं जापान, LDP उसके डोमिनेंस। अगर हम सी की बात करें कॉम्पिटिटिव टू पार्टी सिस्टम की बात करें, तो इसमें कह सकते हैं ये भी था। इसमें कह सकते हैं ट्रू कंपटीशन जो था वो टू मेजर पार्टीज के बीच में था, जिसमें अल्टरनेट पावर की बात करता है, जिसमें हम बात करें USA और UK मॉडल की। अगर उसके बाद हम डी की बात करें नॉन कॉम्पिटिटिव पार्टी सिस्टम की बात करें, ये गलत था। इसका सिर्फ मेन जो था डी ऑप्शन गलत था। इसमें कह सकते हैं कि ये बिकम ऑथोरिटेरियन नॉट रिकोगनाइज अल्मोड कैटेगरी। अगर उसके बाद हम बात कर सकते हैं ई की बात करें कॉम्पिटिटिव मल्टी पार्टी सिस्टम की बात करें, इसमें कह सकते हैं सेवरल स्ट्रॉन्ग पार्टीज थी, जिसमें फ्रीली कोलिशन पॉसिबिलिटी की बात करें, इसमें आप कह सकते हैं इंडिया और जर्मनी। तो उसमें कह सकते हैं सिर्फ डी ऑप्शन गलत था, बाकी ऑप्शन जो थे वो ठीक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, ये भी हम रिपीटेड क्वेश्चन की बात करें, जो अल्मोंड की बात करें, तो ये भी क्या है, जो अल्मोंड जो ऊपर वाला क्वेश्चन है उसमें अल्मोंड के बारे में बात करते हैं। नीचे वाले क्वेश्चन की हम बात करें तो इसमें ये बुक्स और थिंकर्स की और मतलब कंसेप्ट की बात करते हैं। तो उसमें देखें फर्स्ट जो ऑप्शन की बात करें उसमें कह सकते हैं ये कंसेप्ट किसने लिखा हुआ है, हिस्ट्री ऑफ ग्रेवयार्ड्स, एरिस्टोक्रेसी रॉबर्ट माइकल, आयरन लॉ ऑफ होलोगेसी जोसेफ, उसका ब्यूरोक्रेटिक्स रेशनलिटी मैक्स वेबर और डेमोक्रेटिज्म प्रोटो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, ये आप बता सकते हैं इसका आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। अगर इसके बात करें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की हम बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हिस्ट्री ग्रेवयार्ड एरिस्टोक्रेसी किसने लिखा था, प्रोटो ने लिखा था। जिसकी बात करें इसका मीनिंग हम बात करें तो उसमें कह सकते हैं पावर्स कीप्स शिफ्टिंग्स अमॉन्ग अलाइड्स, नो क्लास से स्टे अलाइड्स फॉर एवर। इसमें कह सकते हैं प्लेटो ने यकीन रखा था कि जो सोसाइटी है वो रूल करती है अलाइड्स को, और हिस्ट्री शो करती है कंटिन्यूसली अलाइड सर्कुलेशन। अगर हम बात करें आयरन लॉ ऑफ होलोगेसी की बात करें, ये रॉबर्ट माइकल्स ने लिखी थी। इसमें कह सकते हैं कि एवरी जो ऑर्गेनाइजेशन थी और डेमोक्रेसी थी वो क्या करते बिकम कंट्रोल्स बाय पावर्स ऑफ फ्यूज। और माइकल का ये आर्ग्यू ये थी कि लीडरशिप जो थे वो क्या करते हैं कंसंट्रेट करें पावर्स के ऊपर, लीडिंग टू और होलोक्रेसी की बात करते थे। अगर हम ब्यूरोक्रेट्स रेशनलिटी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ब्यूरोक्रेसी जो रन होती थी, इसमें कह सकते हैं रूल्स और हायरार्ची और एफिशिएंसी की बात करती है। किसने लिखी थी, मैक्स वेबर ने। मैक्स वेबर ने ये कहा गया था कि ब्यूरोक्रेसी जो है रेशनल और लीगल अथॉरिटी की बात करता है। अगर हम बात करें डी का ऑप्शन की बात करें डेमोक्रेटिक अलाइटिज्म, ये जोसेफ ने लिखा था। इसका मतलब ये था कि डेमोक्रेसी जो है वो रूल्स नहीं करती मास, बट ये कॉम्पिटिटिंग अलाइट्स की बात करता है। जोसेफ का ये था कि वोटर चूज लीडर्स बट अलाइट एक्चुअली गवर्नस। तो अगर हम बात करें फोर आइनिक अलाइट थिंकर्स की बात करें उसमें कह सकते हैं जो प्राइटो थे वो पावर शिफ्टर की बात करते थे, ए हो गया। उसके माइकल होलोक्रेसी की बात करते हैं, वेबर जो थे रूल्स विजेट की बात करते हैं, जोसेफ की बात करें इलेक्शन स्ट्रेटेजी बता दें। तो इसका ऑप्शन जो है बता सकते हैं ए का फोर्थ, बी का फर्स्ट, सी का थर्ड और डी का सेकंड। अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें मैच दी फॉलोइंग, ये भी है तो इसका आंसर आपको दिख ही गया। तो उसमें कह सकते हैं वल्टर जो थे उसमें कह सकते हैं इसकी जो बुक्स बात करें थ्योरीज अंडर डेवलपमेंट डेवलपमेंट्स, अगर बात के की बात करें हो यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका, अगर रलोट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं डेवलपमेंट्स अंडर डेवलपमेंट्स एंड मार्केट एनालिसिस, अगर जोसेफ की बात करें इंपीरियलिज्म एंड सोशलिस्ट क्लास। तो इसका ऑप्शन नंबर 3 है। तो ऑप्शन की हम बात करें एक्सप्लेनेशन की बात करें वल्टर की बात करें, इसमें ये कह सकते हैं मैच बुक थी हो यूरोप अंडर डेवलपमेंट अफ्रीका। तो मैं ये कह सकते हैं कि वो क्या कह सकते हैं कि जो एक
मार्क्सिस्ट हिस्टोरिकल जो थे, जिनका आर्ग्यू ये था कि यूरोप्स क्लोटिज्म्स और सिस्टमैटिक एक्सप्लोर की बात करते हैं, जिसमें अफ्रीका काजेज अंडर डेवलपमेंट की बात करते हैं। अगर के की बात करें, डेवलपमेंट्स और अंडर डेवलपमेंट्स की बात करते थे, उसमें ये कहा गया था कि उनका अपील ये था कि जो थ्योरी थी एक्सप्लेन ग्लोबल्स और इनइक्वालिटी की बात करें, डिपेंडेंसी और कैपिटलिज्म एक्सप्लोटेशन। अगर अल्नोट की बात करें, थ्योरीज अंडर डेवलपमेंट्स एंड डेवलपमेंट्स की बात करते हैं, इसमें कह सकते हैं कि उनका फोकस ये था कंपेयर करना थ्योरीज और डेवलपमेंट्स के ऊपर, और क्रिटिक कैपिटलिज्म की बात करता है डेवलपमेंट्स मॉडल्स। अगर जोसेफ की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि इम्पलीज एंड सोशल क्लासेस की होती थी, इसमें डायरेक्ट करते थे इम्पलीज्म, जिसमें पॉलिटिकल फेनोमेनस और वो रूटेड थे क्लास स्ट्रक्चर्स और कैपिटलिज्म, कैपिटलिस्ट एक्सपेंशन। इसके अगर क्विक रिवीजन की बात करें, उसमें कह सकते हैं रॉन्डे जो थे यूरोप्स रॉन्ग डूइंग की बात करें, अंडर डेवलप अफ्रीका। अगर के की बात करें, वो मार्क्सिज्म की बात करते हैं, जिसमें डेवलपमेंट थ्योरीज की बात करते थे। अगर उसके बात करें, रनोट की बात करें, चिलकोट की बात करें, उसमें कह सकते हैं ऑर्गेनाइज थ्योरीज हिटली इन वन प्लेस। अगर इसके बाद जोसेफ की बात करें, वो क्लास प्लस कैपिटलिज्म की बात करते हैं, इसे इम्पीरियलिज्म सोशल क्लासेस की बात करते हैं। जो ऑप्शन नंबर सी था वो करेक्ट था। अगर नेक्स्ट जो 35 क्वेश्चन की बात करें, तो अलाई की बात की, मैच दी फॉलोइंग है। अलाई की बात करें, नेशनलिज्म्स मिथ एंड रियलिटी। अगर इसकी बात हेंस की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं नेशनलिज्म्स। अगर उसके बाद सी की बात मेयर की बात करें, नेशनलिज्म्स एंड इंटरनेशनलिज्म्स। अगर डी की बात करें, मेयर नेशनलिज्म लिबर्टी। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। अगर ऑप्शन की बात करें, तो उसमें ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। ठीक है, ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। ए का सेकंड, बी का फोर्थ, सी का थर्ड और डी का फर्स्ट। तो आप ऐसे कर सकते हैं। अगर हम इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं जो अलाई थे वो क्रिटिक ऑफ नेशनलिज्म की बात करते थे, और उसका कंसेप्ट ये था कि अगर बुक की बात करें, वो नेशनलिज्म जो उनकी बुक थी, इसमें ये कह सकते हैं कि वाई दिस मैच इज करेक्ट। इसमें कह सकते हैं उन्होंने लिखी थी बुक्स नेशनलिज्म, जिसमें चैलेंज किया था लिग्टिमेसी और नेशनलिज्म पॉलिटिकल आइडियोलॉजी की बात करते थे। अगर बी हंस की बात करें, तो वो कह सकते हैं लिबरल्स ट्रेडिशनल की बात करते हैं नेशनलिज्म। इसमें अगर इनकी बुक्स की बात करें, नेशनलिज्म एंड लिबर्टीज़ की बात करते हैं, तो उसमें ये कह सकते हैं उनका कनेक्ट ये था कि नेशनलिज्म, वेस्टर्न लिबरल्स और वैल्यूज़ की। अगर सी आर की बात करें, तो उसमें कह सकते हैं उनका फोकस ये था ग्लोबल रिलेशंस और नेशनल आइडेंटिटी। तो उसमें ये कह सकते हैं इनकी जो बुक्स थी नेशनलिज्म्स एंड इंटरनेशनलिज्म, इसमें कह सकते हैं उन्होंने एक्सप्लेन किया था कि नेशनलिज्म्स को कैसे इंटरेक्ट किया जाता है विद वर्ल्ड्स एंड कम्युनिटीज़। अगर उसके बाद हम बात करें डी की बात करें, तो उसमें शेफर जो थे, उसमें कह सकते हैं थ्योरिस्ट डिस्क्राइबिंग कर रहे थे मिथ बिहाइंड नेशनलिज्म्स। अगर उनकी बुक्स की बात करें, नेशनलिज्म मिथ्स एंड रियलिटी, उसमें ये कह सकते हैं उन्होंने अनकवर किया था, इसमें कह सकते हैं नेशनलिज्म को शेप करने की बात की थी, जिसमें बहुत सिम्बॉलिक्स मिथ्स और रियल पॉलिटिक्स की बात कर रहे थे। अगर उसके बाद एक्सप्लेनेशन की बात करें, तो उसमें ये कह सकते हैं कि कीपिंग से जो पैराडॉक्स थे, कीपिंग इट सिंपल नेशनलिज्म। अगर कॉन्स की बात करें, फ्रीडम से लिबर्टीज़ की। अगर मेयर की बात करें, इंटरनेशनलिज्म। अगर शेफर की बात करें, सच और झूठ, रियलिटी वर्सेस मिथ, मिथ वर्सेस मिथ एंड रियलिटी। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं। अगर 36 क्वेश्चन की बात करें, ये भी मैच द फॉलोइंग क्वेश्चन है, तो ये भी ऑथर्स और बुक्स के बीच में है। तो उसमें कह सकते हैं लॉर्ड वेयर्स, इसमें कंपेरेटिव पॉलिटिक्स ए डेवलपमेंट अप्रोच। अगर हम उनकी बात करें, न्यू एक्सेप्ट पॉलिटिक्स। अल्मोंड की बात करें, न्यू डेमोक्रेसी, मॉडर्न डेमोक्रेसी। अगर चार्लीस की बात करें, ह्यूमन नेचर पॉलिटिक्स। तो आप इसकी मैच द फॉलोइंग्स में बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में आ सकता है, और आपको ये मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ये ग्रुप्स में, टेलीग्राम ग्रुप्स में जो मेरे ग्रुप में, वो हमेशा आता रहता है। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो करेक्ट है। अगर
अगर बात करें ए का थर्ड लॉर्ड बेयर्स की बुक्स की बात करें मॉडर्न डेमोक्रेसी, अगर बी की बात करें ग्राम्स की बात करें ह्यूमन नेचर्स, अगर हम बात करें सी की बात करें अल्मोंड की बात करें कंपैरेटिव पॉलिटिक्स एंड डेवलपमेंट्स अप्रोच, और उसके बाद हम बात करें डी ऑप्शन की बात करें न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें लॉर्ड की बात करें तो इनकी बुक्स कौन सी थी, मॉडर्न डेमोक्रेसी, तो उसमें ये कह सकते हैं वो ऑथर थे क्लासिक वर्क से, जिसमें कह सकते हैं मॉडर्न डेमोक्रेसी जो एनालाइज करते हैं डेमोक्रेटिक सिस्टम्स कंपेरेटिव। अगर हम बात करें वेलर्स की बात करें उनकी जो बुक्स थी ह्यूमन नेचर और पॉलिटिक्स, और उनका फोकस की बात करें वो फिजियोलॉजी इन पॉलिटिक्स एंड बुक्स रिफ्लेक्ट करती थी थीम्स की। अगर हम बात करें अल्मोंड की बात करें तो उसके कैसे कंपेरेटिव पॉलिटिक्स, अगर उन कंपेरेटिव पॉलिटिक्स डेवलपमेंट्स अप्रोच। अगर उसके बाद हम बात करें जो अल्मोंड से वो फाउंडेशन किसकी में की थी, मॉडर्न कंपेरेटिव पॉलिटिक्स इंक्लूडिंग सिस्टम्स अप्रोच विद पावर्स। अगर डी की बात करें तो चार्लिस की बात करें न्यू एस्पेक्ट्स ऑफ पॉलिटिक्स, अगर इसमें कह सकते हैं कि डेवलप किया था बिहेवियर पॉलिटिकल साइंस, इसमें रिफ्लेक्ट हुए थे स्ट्रांगली इन बुक्स। अगर उसके बाद हम बात करें 37 क्वेश्चन की बात करें तो ये रॉबर्ट के ऊपर है, उसमें कह सकते हैं आइडेंटिफाई सेवरल की बात करते हैं जिसमें रोल्स परफॉर्म करते थे असेंबली अफ्रो एशियंस एंड लैटिन अमेरिका कंट्रीज विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस डिड ही एम्प्लॉय। तो इसमें लिटिमेसी सेफ्टी की बात करता है, एडमिनिस्ट्रेटिव जुडिशरी, तो इसका आपको बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन जो होगा वो सही होगा। ये भी मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन है, तो आप बता सकते हैं कौन सा सही होगा। अगर इसके ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर ए बी सी ठीक था, बाकी जो है जुडिशियल फंक्शन जो था वो गलत था। अब हम इसकी एक्सप्लेनेशन पर पढ़ेंगे कि ऑप्शन कैसे गलत हुए। तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम में रॉबर्ट ने एनालाइज किया था लेजिस्लेटिव फंक्शन, जिसमें उन्होंने न्यू डेवलपिंग स्टेट जिसमें पार्टिकुलर्स अफ्रीका एशिया लैटिन अमेरिका कंट्रीज की बात की थी, अकॉर्डिंग टू हिम दीज असेंबली परफॉर्म्स। लिटिमेसी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं दे गिव्स ऑफिशियल अप्रूवल्स टू डिसीजन अथॉरिटी ऑफ रिजीम, इसमें कह सकते हैं हेल्प शो दैट गवर्नमेंट्स इज पीपल बेस्ड। अगर सेफ्टी वैल्यूज की बात करें प्रोवाइड स्पेस फॉर एयरिंग्स पब्लिक ग्रेवियंस, इसमें परमिट अनरेस्ट फ्रॉम एक्सप्लोटेशन ऑफ स्ट्रीट्स। एडमिनिस्ट्रेशन ओवरसाइट की बात करें तो लिमिटेड सुपरविजन ऑफ एग्जीक्यूटिव इंश्योर कर दे सम अकाउंटेबिलिटी। अगर जुडिशियल एक्टिविज्म की बात करें नॉट कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें रोल और असेंबली की बात करते थे। अगर हम 38 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये भी मैच दी फॉलोइंग है, ए जी फ्रैंक्स, उसके बाद कार्ल्स डब्ल्यू डिच, उसके बाद मिकाई, उसके मार्टिन। तो इनके बुक्स के बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है, अभी मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो ठीक होगा। अगर ए जी फ्रैंक की बात करें वो डिपेंडेंसी थ्योरी की बात करते हैं, जिसमें सबसे मशहूर नाम उन्होंने अंडर डेवलपमेंट्स को ग्लोबल कैपिटलिज्म की बात की थी, रिजल्ट बताया जिसमें डिपेंडेंसी थ्योरी मैच था। अगर हम कार्ल्स की बात करें कम्युनिकेशन थ्योरी का पिता, जिसमें पॉलिटिकल इंटीग्रेशन की बात करता है, और नेशनल बिल्डिंग्स जिसमें कम्युनिकेशन के फ्लो से जोड़ा, इसमें कम्युनिकेशन थ्योरी की बात करते हैं। अगर हम मैकल की बात करें तो उसमें कह सकते हैं यूएसएसआर के लास्ट लीडर जिन्होंने ग्लेसनोस्ट और स्टोकिया रिफॉर्म लाया था, इसमें कह सकते हैं ग्लेसनोस्ट जो है उनकी मैच द बुक्स का। अगर हम मार्टिन कैप्लन की बात करें उसमें कह सकते हैं सिस्टम थ्योरीज इंटरनेशनल रिलेशंस, अलग अलग सिस्टम मॉडल दिए गए थे जिसमें बैलेंस ऑफ पावर की बात करता है। अगर इसके बात करें सिस्टम थ्योरीज, इसमें से छोटी ट्रिक्स की बात करें फ्रैंक जो थे डिपेंडेंस थे। अगर डिस्ट की बात करें कम्युनिकेशंस, अगर बात करें घर बचाओ की बात करें ब्रिंग्स ग्लेसनेस्ट, अगर कल्पन की बात करें सिस्टम का पापा। अगर उसके बाद हम 39 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं अरेंज करना है कॉन्स्टिट्यूशन क्रोनोलॉजी ऑर्डर्स में अकॉर्डिंग टू देयर ईयर्स एंड फ्रेमिंग। कॉन्स्टिट्यूशन स्विट्जरलैंड का बना था, यूएसए का है, इंडिया का है, और उसके बाद कनाडा का। तो इसका ऑप्शन बता सकते हैं ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। अगर ऑप्शन सेकंड जो है वो करेक्ट है। अगर हम इसके बात करें जो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका का है 1787 में बना था, ये दुनिया का सबसे पहला कॉन्स्टिट्यूशन बना था और अभी भी यूज़ चल रहा है। स्विट्जरलैंड की बात करें 1848 में बना था जिसमें फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन एस्टैब्लिश हुआ था और रिवाइज हुआ था 1874 और 1999 में।
अगर कनाडा की बात करें 1867, जिसमें कह सकते हैं नॉन एज ब्रिटिश नॉर्थ अमेरिका एक्ट बिकेम फुली सवरेन आफ्टर 1982। अगर इंडिया की बात करें 1950, जिसमें कह सकते हैं लॉन्गेस्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन हुआ था इन वर्ल्ड। सो ऑप्शन नंबर 2 जो था वो करेक्ट था। नेक्स्ट मैच द फॉलोइंग की बात करें, ये बुक्स और ऑथर के साथ है। पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स, रॉबर्ट डॉल्स, द पावर्स अलाइड, सी राइट्स मिल। उसके बाद ए प्रेफरेंस ऑफ डेमोक्रेटिक थ्योरीज ऑल्सन। उसके बाद द लॉजिक्स ऑफ कलेक्टिव एक्शंस, पब्लिक गुड्स एंड थ्योरीज ऑफ ग्रुप्स, चार्लिस। तो इसका ऑप्शन बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन 4। अगर इसके ऑप्शन की बात करें, ऑप्शन नंबर 4 जो है वो करेक्ट था। अगर हम बात करें पॉलिटिक्स एंड मार्केट्स की बात करें, ये रिलेशन जो हुआ था, रिलेशनशिप बिटवीन पॉलिटिक्स पावर्स एंड मार्केट इकोनॉमिक्स, चार्लिस ने लिखा गया था। इसमें कह सकते हैं उनका एक्सप्लोर ये था बिजनेस अलाइड्स और शेप पॉलिसी थ्रू मार्केट्स। अगर उसके बाद पावर अलाइड्स की बात करें, ये ट्राइंगल ऑफ पावर की बात करता है, जिसमें मिलिट्री, बिजनेस, पॉलिटिकल अलाइड्स इन यूएसए की बात करता है, सी राइट्स मिल। फेमस को एनालाइज अलाइड डोमिनेशन इन डेमोक्रेसीज की बात करता है। अगर ए प्रेफरेंस की बात करें, क्रिटिक ऑफ मॉडर्निज्म की बात करें, डेमोक्रेसी, रॉबर्ट डॉल जो थे, डॉल नोन फॉर प्लूरिज्म एंड पोलिटिकल कॉन्सेप्ट्स। अगर उसके बाद हम बात करें द लॉजिक्स वाई इंडिविजुअल हेजिटेट हुए थे फॉर एक्ट्स ऑफ ग्रुप बेनिफिट्स, इसमें कह सकते हैं मास्टर फादर ऑफ कलेक्टिव एक्शंस एंड पब्लिक ग्रुप एक्स थ्योरीज। अगर हम 41st क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये भी मैच दी फॉलोइंग है, तो इसका आंसर आपको दिख ही गया है। तो रॉबर्ट एस्टन थे, ल्यूसीपाई थे, अगर सैमुअल पी हंटिंग थे, अगर उसके बाद लिपसेट थे। तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट और मोस्ट ईजिएस्ट क्वेश्चन है, ये आपको पता ही होगा। तो इसके एक्सप्लेनेशन की बात करें, डेविड स्टर्न्स ब्लैक बॉक्स, इसमें कह सकते हैं स्टर्न्स ने पॉलिटिकल सिस्टम को ब्लैक बॉक्स में, जिसमें इनपुट, डिमांड, सपोर्ट्स की बात की थी। अगर आउटपुट की बात करें, पॉलिसी कमोड्स व्हाट हैपन इनसाइड कम्प्लेक्स एंड फुली विजिबल। अगर ल्यूसी पाई की बात करें, डेवलपमेंट सिंड्रोम की बात करते थे, जिसमें पाई ने लिंक किया था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स विद फिजियोलॉजी, उसमें कल्चर फैक्टर की बात करते थे, और अंडर डेवलपमेंट्स ओवरऑल सिंड्रोम की बात। अगर सैमुअल पी हंटिंग की बात करें, वो वेव ऑफ डेमोक्रेटाइजेशन की बात करते हैं, जिसमें 3 मेजर्स वेव की बात की थी, और उसके बाद उन्होंने स्प्रेड किया था क्रॉस वर्ल्ड, स्पेशली विद हिज फेमस बुक जो थी द थर्ड वेव, 1991 में लिखी थी। अगर लिपसेट की बात करें, पॉलिटिकल मेंस, अगर उनकी बुक्स की बात करें, पॉलिटिकल मेंस कनेक्ट हुई थी इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट विद स्टेबल डेमोक्रेसी। अगर 42 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें वेलफेयर स्टेट की बात करता है, हमने अरेंज करना है करेक्टली। सो सब फर्स्ट की बात करें, ये डिस्क्राइब करता था बोर्ड रेंज ऑफ सोशल सर्विस टू इट्स सिटीजन, रिप्रेजेंट करता था कॉम्प्रोमाइज बिटवीन कम्युनिज्म्स एंड रिस्ट्रिक्टेड इंडिविजुअल। और प्रमोट की बात करें तो वो मॉडल्स फॉर ह्यूमनस प्रोग्रेसिव इंश्योर करता था मिनिमम स्टैंडर्ड्स लिविंग्स विद प्रिजर्व्स प्राइवेट सेक्टर इंक्रीज। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। तो ऑप्शन नंबर 3 जो था वो सही था, जो सभी ठीक थे और ए, बी, सी और डी। तो इसमें ये कह सकते हैं वेलफेयर जो था रिस्पॉन्सिबल गार्डियंस की बात करता था, जिसमें पीपल्स डू नॉट जस्ट सर्वाइव, दे थ्राइव विद डिग्निटी। तो सबसे पहले हम स्टेटमेंट फर्स्ट की बात करें, प्रोवाइड्स वाइड सोशल सर्विस, तो इसमें कह सकते हैं वेलफेयर स्टेट की बात करता था, जिसमें हेल्थ केयर की बात करता था, एजुकेशन की, पेंशन की, अनएम्प्लॉयमेंट्स की और बेनिफिट्स की। उसके बाद बी की बात करें, ए मिडल्स पाथ बिटवीन कम्युनिज्म एक्सट्रीम इंडिविजुअल, इसमें कह सकते हैं कि कंबाइंड सोशल जस्टिस की बात करता था, जिसमें सोशलिज्म विद फ्रीडम्स और कैपिटलिज्म की बात करता था। अगर हम सी की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि सेट ऑफ ह्यूमंस एंड प्रोग्रेसिव मॉडल, इसमें कह सकते हैं ये एम था, जिसको इनइक्वलिटी को अपलिफ्ट और वीकर सेक्शन की बात करता है। उसके बाद फोर्थ की बात करें तो वो सपोर्ट करता था प्राइवेट एंटरप्राइज और इंश्योर करता था सब्सिडी सोशल इंश्योरेंस। सो जो था जी ए, बी, सी, डी 4 जो ऑप्शन थे वो बिल्कुल करेक्ट थे। अगर हम बात करें 42 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट करेक्टली रिफ्लेक्ट होता है अल्मोंड्स की करेक्टराइजेशन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम्स। तो इसका ऑप्शन की बात करें तो उसका ऑप्शन नंबर जो है आंसर ऑलरेडी शो हो गया, तो इसका ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड फोर्थ जो है वो करेक्ट है। तो हम इसकी एक्सप्लेनेशन देखते हैं वो क्यों करेक्ट है।
एक्सप्लेनेशन में ये कह सकते हैं ऑल पॉलिटिकल सिस्टम जो थे वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर की बात करता था, जिसमें अल्मोंड जो थे वो बिलीव करते थे हर सोसाइटी के ऊपर, ट्राइबल्स ग्रुप्स के ऊपर और पॉलिटिकल स्ट्रक्चर को प्रिफॉर्म करने के। और अगर सेकंड जो गलत था उसमें ये कहा गया था कि जो पॉलिटिकल सिस्टम्स है वो प्रिफॉर्म नहीं करता, सेम फंक्शन नहीं करता। अल्मोंड ने इस चीज़ के ऊपर आर्ग्यू की थी और बोला गया था कि जो सिस्टम्स है वो प्रिफॉर्म करते हैं सेम पॉलिटिकल फंक्शन थ्रू फ्रॉम मे डिफरेंस। अगर थर्ड की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं ऑल पॉलिटिकल सिस्टम जो थे वो नॉट मल्टी फंक्शनल। और उसका यही था कि वो ये कहते थे कि ही फैमिली मतलब फैमिली वो ये कहते हैं पॉलिटिकल सिस्टम्स मल्टी फंक्शनल्स, और उसके बाद वन स्ट्रक्चर कैन परफॉर्म्स फंक्शनली। अगर फोर्थ की बात करें ऑल पॉलिटिकल सिस्टम जो थे मिक्स्ड थे सिस्टम्स एक्चुअल कल्चरली। तो इसमें ये कह सकते हैं मॉडर्नाइजेशन जो क्रिएट करती थी कल्चर मिक्सचर को, और ट्रेडिशनल सिक्योर की बात करते रोल्स इन एवरी सिस्टम। तो ट्रिक्स की आप बात ये कह सकते हैं अल्मोंड्स की बात करें तो फोर्ड यूनिवर्सल क्लेम की बात की थी, इसमें स्ट्रक्चर एग्जिस्ट एवरीवेयर, सेम फंक्शन एवरीवेयर, मल्टी फंक्शन एवरीवेयर और मिक्स्ड कल्चर एवरीवेयर। सो फर्स्ट एंड फोर्थ जो था वो करेक्ट थे। नेक्स्ट हमारे जो क्वेश्चन है JKPSC 10+2 के MCQs बेस पे हमने यूनिट वाइज मैंने इसको कंबाइन किया, तो आप इसको भी देख सकते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट जो हमारा यूनिट था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स के ऊपर, अगर इसके यूनिट की पूरे यूनिट की बात करें मीनिंग नेचर स्कोप्स और कंपैरेटिव पॉलिटिक्स की बात करते हैं। अगर हम क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कंपैरेटिव पॉलिटिक्स जो है वो डिसिप्लिन मॉडर्न पॉलिटिकल साइंस की बात करता है, जिसमें एक्सपेंड बियॉन्ड्स द नैरो लीगल इंस्टीट्यूशन स्टडीज अ गवर्नमेंट, इट हैज एम्पेरिकल्स इंटेलेक्चुअल कंपेरिजन पॉलिटिकल प्रोसेस बिहेवियर्स कल्चर इंस्टीट्यूशंस। इसमें ये सिंपली ये कह रहा था कि पॉलिटिकल में जो पॉलिटिक्स में डिसिप्लिन पॉलिटिकल साइंस होता है उसमें एक्सपेंड की बात करता है, लीगल इंस्टीट्यूशन की बात करता है, जिसमें आप कंपैरिजन की बात करते हैं, कंपेयर की बात करते हैं, पॉलिटिकल सिस्टम्स की, पॉलिटिकल प्रोसेस की, कल्चर की, इंस्टीट्यूशन की, और उसके बाद कह सकते हैं रिस्पेक्टिव जियोग्राफी इकोनॉमिक्स डिफरेंस की बात करते हैं। उसमें एक क्वेश्चन ये था कि विच ऑफ द फॉलोइंग्स द कंटेम्प्रेरी जो था स्कोप जो था कंपैरेटिव पॉलिटिक्स में था, तो उसका ऑप्शन की बात करें तो उसमें ये फर्स्ट ऑप्शन में था कंपैरेटिव स्टडीज कॉन्स्टिट्यूशन लीगल फ्रेमवर्क, बी की बात करें कंपैरेटिव एनालिसिस पॉलिटिकल प्रोसेस अक्रॉस सोसाइटी, सी की बात करें एवोल्यूशंस लिमिटेड टू वेस्टर्न डेमोक्रेसी, अगर डी की बात करें स्टडीज ऑफ पॉलिटिकल बिहेवियर्स एंड पावर्स रिलेशन इन मल्टीपल सिस्टम। तो इसका ऑप्शन जो था ऑप्शन नंबर बी और डी जो था वो करेक्ट था। बी मैट्रिक्स की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिक्स की बात करें पॉलिटिक्स पीपल्स प्लस प्रैक्टिस नॉट ओनली पेपर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करें अर्लीस्ट स्कॉलर फोकस मेनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशन टेक्स्ट एंड फॉर्मल गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस are traditional known as comparative governments. The transformation toward comparative politics introduce behaviors and social economics factors into comparative analysis, which sect reflect earliest traditional approach, constitution designs, legislative executive systems, political attitudes ऑफ सिटीजन्स, पब्लिक ओपिनियंस फॉर्मेशन। तो इसका आंसर जो था ए और बी जो थे वो ठीक थे, जिसमें कह सकते हैं गवर्नमेंट जो है घर की वाल स्ट्रक्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो था वो डेविड ईस्टन के ऊपर था, जिसमें कह सकते हैं डेविड ईस्टन ने जो पॉलिटिकल सिस्टम्स फंक्शन लाइक डायनामिक्स प्रोसेस वेयर सोसाइटिकल डिमांड कर रही थी स्पोर्ट्स इनपुट्स द सिस्टम कन्वर्ट्स देम इनटू अथॉरिटेरियन डिसीजन कॉल्ड इनटू इनपुट्स आउटपुट्स, और रिसीव करता था फीडबैक्स फॉर फर्दर एडजस्टमेंट बेस्ड ऑन दिस। तो इसमें कह सकते हैं इनपुट इंक्लूड करता है डिमांड एंड सपोर्ट्स, बी की बात करें आउटपुट इंक्लूड लॉ एंड पॉलिसी, थर्ड की बात करें फीडबैक डज नॉट एग्जिस्ट दिस सिस्टम आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी। तो इसका ऑप्शन नंबर थर्ड, और ये तो फीडबैक तो एग्जिस्ट करता था ना, अगर उसके बाद सिस्टम आइसोलेटेड फ्रॉम सोसाइटी से भी नहीं था, तो इसमें कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट एंड सेकंड जो था वो करेक्ट थे। तो एक्सप्लेनेशन की बात करें DSO डिमांड सपोर्ट आउटपुट। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें ये अल्मोंड्स के ऊपर था, तो उसमें ये कह सकते हैं ग्रेबिलर मोड्स जो थे वो कह सकते हैं पॉलिटिकल सिस्टम थे, उसमें ये कह सकते हैं डेवलपिंग से रिफॉर्म्स की बात करते थे, रिफॉर्म्स की, जिसमें इनपुट और आउटपुट की बात करता है, फंक्शन की बात करता है, स्टेबिलिटी की बात करता है, जिसमें इंटरेस्ट और सोशलाइजेशन की बात करता है। तो क्वेश्चन ये था कि विच फंक्शन जो अल्मोंड के ऊपर फिट करता है। तो सबसे पहला जो फंक्शन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं पॉलिटिकल
सोशलाइजेशन की बात करता था, मैन्युफैक्चरिंग ग्रोथ की बात करता था, या लॉ मेकिंग की बात करता था, या इंटरेस्ट की बात। इसमें जो था मैन्युफैक्चरिंग गुड्स जो था वो नहीं था, इसमें जो था इंटरेस्ट की भी बात करता था, पॉलिटिकल की भी बात करता था, लॉ मेकिंग की बात करता था। ऑप्शन नंबर जो था जो फर्स्ट है वो करेक्ट है, जिसमें फंक्शंस ऑफ पॉलिटिक्स नॉट फैक्ट्रीज। उसके बाद नेक्स्ट जो है फिफ्थ क्वेश्चन जो था हम बात कर रहे हैं, जो एजी फ्रेंक थे उसने क्रिटिसाइज किया था मॉडर्नाइजेशन यूरोप सेंट्रिक, और उसका प्रपोज यही था कि इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट्स की बात करना, जिसमें रिच कोर नेशनलिज्म, हिस्टोरिकल डिपेंडेंस की बात करना, एक्सप्लोटेशन की बात करता है, अंडर डेवलपमेंट्स ऑफ फेराफरी नेशनल आइडेंटिफाइव डिपेंडेंसी थ्योरी। इसमें डिपेंडेंसी थ्योरी को हमने ढूंढना था, उसमें ये कह सकते हैं कैपिटलिस्ट वर्ल्ड सिस्टम्स जो एक्सप्लॉइट करते थे, अंडर डेवलपमेंट्स जो काज करते थे इंटरनल बैकवर्डनेस ओनली, उसके बाद डेवलपमेंट्स ऑफ कोर लिंक टू फेराफरी एक्सप्लोटेशन इनइक्वालिटी सब्सटेंस बाय न्यू कॉलोनिज्म। तो इसका ऑप्शन की बात करें ए सी डी जो था वो करेक्ट थे, उसमें अंडर डेवलपमेंट इज काज बाय इंटरनल बैकवर्ड्स ओनली, ये गलत था। तो इसमें कह सकते हैं कोर इट फेराफरी फ्रैंकली। अगर हम सेकंड यूनिट की बात करें तो उसमें ये क्वेश्चन किसके ऊपर था, पॉलिटिकल कल्चर की बात हो रही थी, जिसमें हमने बहुत सी मतलब पीछे भी 2-3 क्वेश्चन कर लिए। इसमें कहा गया था कि पॉलिटिकल कल्चर जो था वो रेफर कौन करता था, इसका मतलब क्या है, बिलीव। उसके बाद फीलिंग्स, पॉलिटिकल अथॉरिटी, ऑब्जेक्ट, सिविल सपोर्ट्स किसने किया, और ये किस स्कॉलर के थ्रू लिखा गया, तो उसमें कह सकते हैं अल्मोर्ट्स एंड बर्बा। तो इसकी बात के ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, एटीट्यूड्स और वैल्यूज़। अगर उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो उसमें पॉलिटिकल कल्चर पार्टिसिपेंट कल्चर के ऊपर था, उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल जो कल्चर था वो कंसीडर पार्टिसिपेंट की बात करता है, व्हेन सिटीजन्स आर पॉलिटिकली कॉन्सिक्वेंस इन्फॉर्म करते थे अबाउट द राइट्स एंड एक्टिवली इन्वॉल्व होते थे, इलेक्शन प्रेशर्स, उसमें कह सकते हैं ग्रुप्स एंड पब्लिक डिबेट सिलेक्ट करेक्ट फीचर। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा सही है, हाई फिजियोलॉजी इन्वॉल्वमेंट्स, लेक ऑफ अवेयरनेस, एक्टिव कम्युनिकेशंस विद रिप्रेजेंटिव पॉलिटिकल एपैथी। तो इसका ऑप्शन नंबर जो था फर्स्ट ए और सी जो थे वो करेक्ट थे, बाकी डी बी और डी गलत है। इसमें लेक ऑफ अवेयरनेस गलत था और पॉलिटिकल एपैथी गलत है। इसमें कैसे पार्टिसिपेंट पोस्टर और प्रोटेस्ट। उसके बाद हम बात करें पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं जो एक्शन होते थे सिटीजन के, इन्फ्लुएंस होती थी, इसमें पॉलिसी, लीडरशिप, सिलेक्शन की बात करती थी कि कौन कौन सी क्वालिफाई इशू होती थी। इसमें बात करें वोटिंग की भी बात होती थी, कॉन्टेक्स्ट इलेक्शन की भी बात होती थी। उसके बाद एपैथी टू बात पॉलिटिक्स नहीं होता था, इसमें पार्टिशनर रिप्रेजेंटेटिव की भी बात होती थी। तो इसमें जो था वीईसी की बात करें, वोट, इलेक्शन और कम्युनिकेशन। उसके बाद हम बात करें नेक्स्ट पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल सोशलाइजेशन की बात करें, जिसमें कह सकते हैं विच इंडिविजुअल लर्न फ्रॉम पॉलिटिकल बिलीव्स, नॉर्म्स एंड बिहेवियर इट कंटिन्यूसली थ्रू आउट्स लाइव्स एंड इन्वॉल्व्स मेनली एजेंसी विच ऑफ द फॉलोइंग एजेंट। तो उसमें कह सकते हैं फैमिली भी था, स्कूल भी था, मास मीडिया भी था, क्लाइमेट कंडीशन नहीं थी। तो इसमें ऑप्शन ए बी सी ठीक है, बाकी डी गलत है, एफ एस एम आप कह सकते हैं। तो उसके बाद हम 10th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं ल्यूसीफाई डिफाइन करते थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स, इंक्रीज करते थे इंस्टीट्यूलाइजेशन, लेजिटिमेसी, इक्वलिटी एंड पार्टिसिपेंट पॉलिटिकल सिस्टम्स, उनका फीचर क्या कहता था। तो उसमें कह सकते हैं स्ट्रक्चर डेफिनेशन की बात करता था, कंट्रोल पार्टिसिपेशन, लो लेजिटिमेसी, इक्वलिटी। तो ऑप्शन नंबर ए और डी जो थे वो गलत सही थे, बाकी गलत। जिसमें डेवलपमेंट्स की बात करें डेफिनेशन और डेमोक्रेसी वाइब्स की बात करता था। अगर हम बात करें 11th क्वेश्चन की बात करें, या स्टेटमेंट बेस्ड था पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स में, इसमें कह सकते हैं ल्यूसी पाई के मुताबिक पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स की कौन सी कैरेक्टरिस्टिक सही है। तो इसमें कह सकते हैं इक्वलिटी की बात करता था, कैपेसिटी की बात करता है, डेफिनेशन की बात करता है, डिफरेंटेशन और सेक्युलरिज्म। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं, ऑप्शन फर्स्ट, ऑप्शन सेकंड, ऑप्शन थर्ड, ऑप्शन फोर्थ। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फोर्थ जो है वो करेक्ट है, इसमें हर चीज़ की वो बात करता है। अगर ऑप्शन नंबर हम बात करें यूनिट नंबर थर्ड की बात करें तो ये क्रोनोलॉजी बेस्ड क्वेश्चन था। तो इसमें ये कह सकते हैं कि अल्मोर्ट जो स्ट्रक्चर फंक्शनलिज्म की बात करते थे, हंटिंग पॉलिटिकल ऑर्डर्स इन चेंजिंग सोसाइटी, ईस्टर्न सिस्टम थ्योरी एनालिसिस। अगर डी की बात करें प्राइ पॉलिटिकल डेवलपमेंट थ्योरी। तो इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो है सी ए डी बी वो जो है करेक्ट है क्रोनोलॉजी ऑर्डर में।
फर्स्ट CADB, तो ऐसे आप कर सकते हैं। तो इसमें कह सकते हैं ईस्टर्न 1953, अल्मोंड 1956, अगर पाई की बात करें 1965 और हंटिंग की बात करें 1968। अगर नेक्स्ट मैच दी फॉलोइंग की बात करें तो उसमें कह सकते हैं जोसेफ डाल्स और रीराइट्स मिल्स और उसके बाद लास्ट की। तो इसकी आप बता सकते हैं बुक्स को लिस्ट के साथ। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ये मोस्ट इजीएस्ट क्वेश्चन है। तो इसका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही होगा, जिसमें अलाइट पॉली पावर्स प्लूरल, ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, 3 का सेम टू सेम ही जैसे लिखा हुआ वैसे ही है, ठीक है। अगर 14 की बात करें, 14 क्वेश्चन जो है रिप्रेजेंटेशन डेमोक्रेसी के ऊपर स्टेटमेंट बेस है। सही स्टेटमेंट को चुनना है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन जियोग्राफी डिस्ट्रिक्ट्स पर बेस होती है। टेरिटोरियल रिप्रेजेंटेशन ऑक्यूपेशन ग्रुप पर बेस होती है। प्रोपोजिशंस रिप्रेजेंटेशंस लार्ज पार्टीज को फेवर करती है। PR सिस्टम्स वोट शेयर पर सीट देती है। तो इसका ऑप्शन आप देख सकते हैं, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, सेकंड, फोर्थ जो है वो करेक्ट है, जिसमें है प्रोपोजिशन रिप्रेजेंटेशन लार्ज पार्टी को फेवर करती है, ये गलत है। तो इसके ट्रिक्स आप याद कर सकते हैं, पीपल की रियल सीट्स, वोट शेयर प्लस फेयर प्ले। अगर हम 15 क्वेश्चन की बात करें, ये पार्टी सिस्टम के बेस पे था, 1 पार्टी सिस्टम, 2 पार्टी सिस्टम, मल्टी पार्टी सिस्टम, डोमिनेट पार्टी सिस्टम। तो इसका ऑप्शन जो हम कह सकते हैं 1 पार्टी सिस्टम किसके पे था, चाइना, इसे आप कर सकते हैं चाइना, यूके, इंडिया, जापान। था 1 पार्टी सिस्टम चाइना, 2 पार्टी सिस्टम यूके, मल्टी पार्टी सिस्टम इंडिया और डोमिनेट पार्टी सिस्टम जापान। अगर हम 16 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं हमें आइडेंटिफाई बताना था अथॉरिटेरियन के ऊपर। तो उसमें ये करेक्ट फीचर की बात कर सबसे कहते थे कि लिमिटेड पॉलिटिकल प्लूरलिज्म की बात करता है, एक्सटेंसिव आइडियोलॉजी और मास मोबिलाइजेशन की, उसकी लीडरशिप्स बाय सिंगल्स रूल्स ऑफ ग्रुप्स। उसके बाद डी की बात करें एब्सेंस ऑफ फेयर इलेक्शन। तो इसका ऑप्शन बता सकते हैं ऑप्शन ACD, ऑप्शन BCD, ऑप्शन ABC, अगर उसके बाद ऑप्शन ABCD। तो उसका ऑप्शन फर्स्ट जो है ACD जो करेक्ट है, जिसमें कह सकते हैं ऑप्शन नंबर बी जो था वो गलत है। तो इसमें ये कह सकते हैं टोटल आइडियोलॉजी जो थी वो फोर्स मोबिलाइजेशन डेमोक्रेसी पे नहीं, आइटोटोलेरियस में होती है। अगर हम 4th यूनिट की बात करें तो उसमें बात करें ग्लोबलाइजेशन थिंकर्स की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं गिडन की बात हो रही है, डेविड हेल्थ की बात हो रही है, अहमस की बात हो रही है, सैमुअल हंटिंग की बात हो रही है। हमने पहले भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो इसका आंसर जो है सेम टू सेम जो है वो कर सकते हैं। जो गिडन की बात है रनवे वर्ल्ड्स, डेविड की बात करें ट्रांसफॉर्मेशन व्यूज, और अगर की बात करें एंड्स ऑफ नेशनल स्टेट्स, अगर सैमुअल हंटिंग की बात करें क्लैश ऑफ सिविलाइजेशंस। अगर हम 18 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं सोशल मूवमेंट्स की बात हो रही थी, इसमें कह सकते हैं कि आइडेंटिफाई करना था करेक्ट स्टेटमेंट्स को। तो उसमें हम ये कह सकते हैं कि ऑप्शन नंबर जो थर्ड थी वो गलत है, बाकी जो थी वो सही थी। इसमें कह सकते हैं ओल्ड मूवमेंट्स वर ग्लोबल जो थी वो न्यू वंस आर लोकल, ठीक है, ये गलत थी, बाकी जो थी वो सभी सही थी। ओल्ड जो थी उसमें कह सकते हैं क्लास, कम्युनिटी और प्रोटेक्शन थी। अगर न्यू की बात करें आइडेंटिफाई इशू और इन्वायरमेंट्स। अगर हम बात करें 19 क्वेश्चन की बात करें जेंडर और पॉलिटिक्स की बात करें, ये करेक्ट क्रोनोलॉजी ऑर्डर था, इसमें वेलफेयर अप्रोच थी, वुमेन्स डेवलपमेंट्स WID। अगर जेंडर्स एंड डेवलपमेंट्स की बात करें GAD, वुमेन्स एम्पावरमेंट्स अप्रोच। तो ऑप्शन की बात करें ABCD, सेकंड ऑप्शन की बात करें BADC, अगर थर्ड की बात करें ACDB, उसके बाद फोर्थ की बात करें BCAD। तो इसका ऑप्शन की बात करें ऑप्शन नंबर जो फर्स्ट था कह सकते हैं ABCD जो है सही क्रोनोलॉजी में हो रहा है। इसमें कह सकते हैं वेलफेयर डेवलपमेंट, जिसमें जेंडर्स एम्पावरमेंट्स हो रहे थे, पहले रक्षा, फिर विश्वास, फिर समान अधिकार, फिर शिक्षा। तो इसमें समरीज की बात करें जो उसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल डेवलपमेंट की बात करें ECST, उसके बाद ईस्टर्न अल्मोंड बाय हंटिंग की बात करें EAPH, डेमोक्रेसी थ्योरीज की बात करें अलाइड पोली पावर प्लूरस, अगर न्यू सोशल मूवमेंट की बात करें IIE। अगर हम 20 क्वेश्चन की बात करें, ये स्टेटमेंट्स बेस्ड था, इसमें कह सकते हैं पॉलिटिकल कल्चर जो रिफ्लेक्ट करती थी ओरिएंटेशन टूवर्ड पॉलिटिकल ऑब्जेक्ट्स। इसमें यह कहा था कहते अल्मोंड्स और वर्बा आइडेंटिफाई करते थे, जो इनका बात करते हैं PSP कल्चर्स। उसके बाद पॉलिटिकल कल्चर्स मेन करते थे स्टैटिक्स और अनचेंज। सिविल कल्चर्स की बात करें ब्लेंड सब्जेक्ट्स एंड
प्रोचाइल्स एलिमेंट्स, तो इसका ऑप्शन जो था ABD था। तो इसके बाद कर सकते हैं जो C था, पॉलिटिकल कल्चर रिमेन स्टैटिक अनचेंज, ये गलत था। तो इसमें ये कह सकते हैं ट्रिक्स की याद कर सकते हैं PS से। अगर 21st क्वेश्चन की बात करें, पॉलिटिकल कल्चर स्टडीज़ की बात हो रही है, इसमें कह सकते हैं अल्मोंड वर्बा सिविल कल्चर्स। उसके बाद ये था कि सेकंड की बात करें इनग्लीहल्ट पोस्ट मेटलिज्म्स, ल्यूसी पाई की बात करें पॉलिटिकल कल्चर डेवलपमेंट्स, और हंटिंग की बात करें क्लास सिविलाइजेशन। तो इनका आंसर की बात करें CABD। उसके बाद पाई की बात करें 1954, अल्मोंड की बात करें 1963, अगर उसके बाद थर्ड की बात करें 1977, और हंटिंग की बात करें 1996। तो उसके बाद नेक्स्ट जो था पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन की बात करें, जिसमें कन्वेंशन पार्टिसिपेशन की बात हो, जिसमें वोटिंग पार्टी मीटिंग की, अनकन्वेंशन की बात करें, प्रोटेस्ट बाइकॉट्स की, अगर वायलेंट की बात करें तो उसमें कह सकते हैं पार्टिसिपेशन, राइट्स, पॉलिटिकल वार्स, अगर पैसिव पार्टिसिपेशन की बात करें अवेयरनेस डिस्कशन। तो ऑप्शन जी कह सकते हैं ऑप्शन नंबर फर्स्ट सही था। तो उसके बाद हम सोशलाइजेशन एजेंट की बात करें, फैमिली, मीडिया, एजुकेशन पेयर्स, इसमें कह सकते हैं फैमिली का आ गया कौन सा प्राइमरी एजेंट, मीडिया का सेकेंडरी, एजुकेशन का पॉलिटिकल अवेयरनेस, अगर पीयर ग्रुप्स की बात करें ओपिनियंस फॉर्मेशन, सब पॉलिटिकल ग्रुप की क्योच। अगर हम बात करें स्टेटमेंट्स बेस की बात करें, उसमें सही चुनिए, तो उसमें ये कह सकते हैं कि डेमोक्रेसी बेस था, जो अलाइड थ्योरी थी वो पावर्स इन हैंड्स अ फ्यू पीपल्स, ठीक था। प्लूरिस्ट थ्योरी कॉम्पिटिशन्स अमॉन्ग ग्रुप्स, ये भी ठीक था। जो अलाइड थी वो पीपल कैन शेप पॉलिसी, ये गलत था। प्लूरिस्ट की बात करें वन ग्रुप डोमिनेट कम्प्लीटली, तो ये भी गलत है। ऑप्शन नंबर ए और बी सही थे, बाकी जो थे वो गलत थे। जो प्लूरिस्ट थे वो क्या कर सकते हैं, मैनी थे। अगर अलाइड की बात करें वो फ्यू की बात करता था। अगर 25th क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं लिमिटेड प्लूरिज्म्स, अथॉरिटेरियन, एक्सटेंसिव आइडियोलॉजी टोटलिज्म्स, मास मोबिलाइजेशन टोटलिज्म्स, उसके बाद नो पॉलिटिकल फ्रीडम की बात करें अथॉरिटेरियज्म। तो इसमें ऑप्शन की बात करें ए का फर्स्ट, बी का सेकंड, सी का सेकंड, डी का फर्स्ट, तो ये आप ऐसे कर सकते हैं। अगर 26 की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं स्टेटमेंट बेस था, ग्लोबलाइजेशन के बेस पे था। इसमें ये कह सकते हैं विकर सॉवरेंटी ऑफ स्टेट की बात होती, क्रिएट इंटरकनेक्टेड मार्केट्स, उसके बाद स्ट्रेंथ नेशनल बाउंड्रीज की बात होती थी, और प्रमोट कल्चर्स हजमनी की बात। इसमें जो था ऑप्शन नंबर जो था थर्ड था वो गलत था, बाकी जो थे वो ठीक थे। इसमें किसकी ट्रिक्स की बात कर सकते हैं, ग्लोबल जो है ओपन बॉर्डर्स और शेयर कल्चर की बात करता था। अगर उसके बाद हम बात करें मैच दी फॉलोइंग, जेंडर अप्रोच की बात करें, वेलफेयर अप्रोच, मैन जो था रेफरेंस पॉइंट की बात करता था, वुमेन्स डेवलपमेंट्स WID, उसके बाद करें जेंडर डेवलपमेंट की बात करें GAD, उसके बाद इंपावरमेंट अप्रोच की बात करें राइट एंड ऑटोनॉमी। तो इसका जो आप ऐसे याद कर सकते हैं, वेलफेयर अप्रोच होगी मेंस के बाद बराबर करना, वुमेन्स इन डेवलपमेंट की बात करें WID, उसके बाद जेंडर्स एंड डेवलपमेंट की बात करें GAD, उसके बाद इंपावरमेंट अप्रोच की बात करें राइट्स एंड ऑटोनॉमी की बात करता है। अगर हम बात करें 28 क्वेश्चन की बात करें, मास सोशल मूवमेंट्स की बात हो रही है, जिसमें कह सकते हैं ग्लोबल फेमिनिस्ट मूवमेंट्स, एंटी कॉलोनियल मूवमेंट्स, इन्वायरमेंट्स मूवमेंट्स, और उसके बाद कह सकते हैं LGBTQ+ मूवमेंट्स। तो उसमें ये कह सकते हैं कि करेक्ट जो था वो कह सकते हैं BACD। अगर ट्रिक्स की बात करें, पहले कॉलोनियल आया, फिर वुमेन आया, फिर इन्वायरमेंट्स, फिर आइडेंटिफाइज, तो इसमें कह सकते हैं CWEI। अगर 29 क्वेश्चन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि क्लाइमेट चेंज के ऊपर था, इसमें कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज क्रिएट नॉर्थ साउथ इनइक्वलिटी, ट्रू। तो उसमें कह सकते हैं कि जो थी नॉर्थन कंट्री जो थी अमिट मोर्स कार्बन, साउथर्न कंट्रीज फेस हर्शर कॉन्सिक्वेंस, जो थी दोनों करेक्ट थे, और एक्सप्लेनेशन जो थी करेक्ट थी। अगर हम इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें कह सकते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का बिल साउथ बढ़ रहा है, पार्टी नॉर्थ ने की। तो उसके बाद करें लास्ट क्वेश्चन है 30 क्वेश्चन है सम्यूल हंटिंग के ऊपर था, उसमें ये कह सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू ल्यूसी पाई पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मीन्स मॉडर्नाइजेशन ऑफ पॉलिटिकल कल्चर, ट्रू। उसके बाद ये कह सकते हैं जो जो पाई थी वो एसोसिएट करते थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स मेनली विद इक्वलिटी एंड इंस्टीट्यूलाइजेशन, ट्रू। तो उसमें कह सकते हैं हंटिंग आर्ग्यू कर रहे थे पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ऑकर्स पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन बिकम्स मोर स्टेबल एंड अडेप्टिव, ये भी सही है। अगर फोर्स की बात करें, अकॉर्डिंग टू हंटिंग्स पॉलिटिकल डिके
और उसके बाद ऑकर करते थे व्हेन पॉलिटिकल मोबिलाइजेशंस ऑकर्स ग्रोथ मोर पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। तो इस 4 के 4 जो थे वो बिल्कुल सही थे। तो ये जो हमारा आज का टॉपिक था वो ख़त्म हो गया। तो अगर इसकी एक्सप्लेनेशन की बात करें तो उसमें ये कह सकते हैं कि ल्यूसी पाई का जो व्यू पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स थी, मॉडर्नाइजेशन पॉलिटिकल कल्चर की बात करता है, जिसमें वैल्यूज़, एटीट्यूड और बिहेवियर की बात करता है। अगर हंटिंग की बात करें वो इंस्टीट्यूलाइजेशन की बात करें, स्टेबिलिटी की बात करें, अडॉप्टी की बात करता है। और मोबिलाइजेशन इंस्टीट्यूशन की बात करें पॉलिटिकल डिके की बात करता है। स्टेटमेंट बीच कह सकते हैं वो गलत है, बिकॉज इनइक्वालिटी की बात करता है। ठीक है, तो ये शॉर्ट ट्रिक्स है, तो देख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी। ओके बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे, थैंक यू, हैव ए नाइस डे।